यार अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पढ़ना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज पाइथन, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नई सीरीज डीएसए विद पाइथन, जहां पर हम पाइथन को बिल्कुल बेसिक से पढ़कर जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, उनको पढ़ने वाले हैं और साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। सो यार दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर जहां पर हम पाइथन की जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी प्रीरिक्विजिट है डीएसए स्टार्ट करने के लिए, उन सारे ही टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। मेरा नाम है अभिनव और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो आज का हम एजेंडा की बात करें तो आज के इस पूरे ही वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब बिल्कुल बेसिक्स। अगर आप एक बंदे हो इसको यही नहीं पता कि भाई लैंग्वेज का नीड क्या होता है, क्या जरूरत होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, राइट, तो उसे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या जरूरत है इसकी, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम बात करेंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है, ये क्या होते हैं। फिर फाइनली हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन कि भाई पाइथन लैंग्वेज क्या है, इसे क्यों बनाया गया और हम इसे क्यों पढ़ें, मतलब ऐसा क्यों है भाई, बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, जावा है, सी प्लस प्लस है, हमें पाइथन ही क्यों पढ़नी है, राइट। हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में जो इन जनरल जो प्रोग्रामिंग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं सारी लैंग्वेजेस में होते हैं, हम उनका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे ताकि अगर आपने बहुत दिनों से कोडिंग नहीं करी है या भूल चुके हो या पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको एक अच्छा सा आइडिया हो जाए, जैसे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कमेंट्स, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, इन सारे ही चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। उसके बाद में पाइथन में आप इनपुट कैसे कर सकते हो, आउटपुट कैसे करते हो, किसी चीज़ को प्रिंट कैसे करते हो, उस बारे में बात करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें, हम कंट्रोल स्टेटमेंट, जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, लूप्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उन सारे टॉपिक्स को भी इस वीडियो में कवर करेंगे। और गाइज इस वीडियो को लास्ट तक दें बिकॉज लास्ट में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक्स ऑफ पाइथन ऑन लीड कोड एंड अदर कोडिंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। ऐसा ही नहीं कि बस हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं, साथ में हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, असाइनमेंट्स भी सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, राइट। सो इट विल बी अ फुल ऑफ लर्निंग प्लस प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस इन दिस वीडियो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। तो सबसे पहले बात आती है कि यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, मतलब हमें क्यों चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। देखो यार, अब पहली बात करें हमें एक लैंग्वेज क्यों चाहिए, हमें क्यों, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, राइट, मुझे हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश आती है, ठीक है। हमें क्यों चाहिए कोई लैंग्वेज, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। अगर हमें लैंग्वेज नहीं होगी तो हम इशारों में बात करेंगे ऐसे, ठीक है। हम लैंग्वेज क्यों होती है, ताकि हम आपस में एक दूसरे से बोल के बात कर पाएं। अब होता क्या है यार कि जो हिंदी है, इंग्लिश है, ये हम लोग तो बात कर सकते हैं, बट जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो मशीन्स होती हैं इन जनरल, वो हमारी भाषा नहीं समझती, उन्हें इंग्लिश से हिंदी समझ में नहीं आती है। तो उनके लिए ऐसी कोई लैंग्वेज बनाई जाए जिससे हम भी उस लैंग्वेज समझ पाएं और मशीन्स भी उसे समझ पाएं, उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसे ह्यूमंस राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और मशीन्स उसको समझ सकती हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पे देखो मैंने डेफिनेशन लाई हुई है गूगल से, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फॉर्मल लैंग्वेज दैट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट। अगर हमें कंप्यूटर कुछ बोलना है कि भाई ये कर दो, ये प्रिंट कर दो, ये सॉल्व कर दो, तो हमें एक कोड लिखना पड़ता है, एक लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, प्रोग्राम लिखना पड़ता है, ठीक है। इट्स हाउ ह्यूमन कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स टू क्रिएट सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस एंड अदर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये बेसिक था, यही चीज़ मैंने आपको हिंदी में बताई, ठीक है। अब यार देखो होता क्या है कि दो तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। एक होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, क्या नीड है दो अलग अलग लैंग्वेजेस की, क्या नीड है? देखो होता क्या है यार कि आज से मतलब 50 साल पहले, 60 साल पहले जब कंप्यूटर्स बने थे, राइट, तो क्या था कि हम लोग एक असेंबली लैंग्वेज लिखते थे। तब आपके पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी। तो होता क्या है, आप सबको पता होगा कि जो एक कंप्यूटर होता है, जो एक कंप्यूटर या कोई भी मशीन होती है, वो सिर्फ बाइनरी कोड समझ पाती है। व्हाट, 0 1 1 0 0 0 1। तो एक मशीन जो है वो सिर्फ बाइनरी कोड समझ पाता है। मशीन कैन नॉट अंडरस्टैंड पाइथन, जावा, उसको कुछ नहीं पता, उसे सिर्फ 0 और 1 का मतलब पता है, उसे सिर्फ 0 1 का मतलब पता है, ठीक है। ठीक है, अब होता क्या है, इसी जो लैंग्वेज है ना, इसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज, या फिर इसको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल प्रोग्रामिंग वो लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर्स या मशीन्स डायरेक्टली समझ सकते हैं। तो अगर मैं आप एक अपने कंप्यूटर को जावा का प्रोग्राम दूँ ना या पाइथन का कोड दूँ ना, तो वो डायरेक्टली नहीं समझ पाएगा।
क्योंकि जितने भी कोड जो हम लिखते हैं एज अ ह्यूमन, जावा कोड, पाइथन कोड, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, ये सारी ही लैंग्वेज आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। बात समझ में आई? तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती हैं जो ह्यूमंस लिखते हैं, जो हम लिखते हैं, जैसे कि जावा, ठीक है, पाइथन, सी प्लस प्लस, ये सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट ह्यूमंस राइट। अब होता क्या है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो मशीन्स होती हैं, वो डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं। तो आपको पहले हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर आपके कंप्यूटर उसको समझते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। बात समझ में आई? तो अब बात आएगी, अभिनव ये तो मैं समझ गया कि हाई लेवल क्या होता है, लो लेवल क्या होता है। अब इनको कन्वर्ट कौन करता है? मतलब हम तो लिखते हैं जावा कोड, सी प्लस प्लस कोड, पाइथन कोड, उसे लो लेवल लैंग्वेज में, बाइनरी कोड में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? तो गाइस उसके लिए दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कंपाइलर, क्या? एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों चाहिए कन्वर्ट करने के लिए, ऐसा नहीं होता है। आपको कोई भी, अगर आपके पास कंपाइलर है तो भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, इंटरप्रेटर तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, पर दोनों की जो वर्किंग है अलग अलग होती है, ठीक है? तो समझते हैं भाई कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये समझ लेते हैं, ठीक है? देखो होता क्या है कि जो कंपाइलर है वो आपके पूरे कोड को एक बार में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आ रही है? तो कंप्यूटर क्या करता है, अगर हम कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स होल कोड एट वंस। मान लो मैंने आपको एक बुक दी, अब फॉर एग्जाम्पल ये एक बुक है मेरे पास और मैं आपको एक बुक दे देता हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ कि यार एक काम करो कि आप ये बुक मान लीजिए हिंदी में लिखी हुई है, और मैं आपसे बोलता हूँ कि आप क्या करो कि इस पूरी बुक को कन्वर्ट कर दो, ट्रांसलेट कर दो इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है? इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। तो अगर आप एक कंपाइलर हो तो आप इस पूरी बुक को एक ही बार में इंग्लिश में कन्वर्ट कर दोगे, वो होता है कंपाइलर का काम, ठीक है? अब इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर भी सेम काम करता है, वो भी आपके हाई लेवल कोड को लो लेवल कोड में कन्वर्ट करता है, बट इंटरप्रेटर यही काम लाइन बाय लाइन करता है। तो अगर आप इंटरप्रेटर होगे तो आप क्या करोगे, आप इस पूरी बुक को कन्वर्ट तो करोगे, पूरी बुक करोगे, पर एक साथ नहीं करोगे, आप लाइन बाय लाइन करोगे, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन एंड सो ऑन, ठीक है? बात समझ में आई? तो इस तरीके से जो कंपाइलर होता है वो आपके पूरे कोड को एक ही बार में कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, और जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, ठीक है? और इसकी वजह से एक और डिफरेंस भी आता है कि जो कंपाइलर होता है वो जो आपके एरर्स हैं, जो आपने कोड लिखा है तो कोड में कुछ एरर्स भी हो सकते हैं, तो वो आपके पूरे कोड के एरर्स को एक ही बार में बता देता है। तो सारे एरर्स को, वो जितने भी आपके कोड में एरर्स हैं वो सारे ही एरर्स आपके एक ही बार में आपको आउटपुट में मिल जाते हैं, बिकॉज वो पूरे कोड को एक बार में कन्वर्ट कर रहा है। बट जो इंटरप्रेटर है वो आपके एरर्स को भी लाइन बाय लाइन देता है। मान लो आपने 10 लाइन का कोड लिखा हुआ है तो पहले पहली लाइन कन्वर्ट करेगा, अगर कोई एरर है तो आपको दे देगा और वहीं रुक जाएगा, फिर वो आगे जाएगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? अब इससे अब लोग अभिनव यार ठीक है, कंपाइलर देख लिया मैंने, इंटरप्रेटर देख लिया, आप ये बताओ बेटर क्या होता है, फास्ट क्या होता है, हम किसका यूज करें? देखो यार दोनों के ही अपने अपने लेवल पे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है? कुछ लैंग्वेजेस होती है जो कंपाइलर यूज करते हैं जैसे कि सी प्लस प्लस, और कुछ लैंग्वेज जो इंटरप्रेटर यूज करती है जैसे कि पाइथन, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है? देखो होता क्या है, अगर मैं आपको इन जनरल एक हाई लेवल में बताऊं, तो आप जब एक कोड लिखते हो हाई लेवल लैंग्वेज में, तो सबसे पहले तो वो कन्वर्ट होता है, तो वो पहले एनालाइज होता है। क्या होता है? वो कोड का एनालिसिस होता है कि भाई एरर है कि नहीं है, सिंटैक्स सही है क्या, कोड सही है, और फिर वो कन्वर्ट होता है आपके लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है? और फिर वो कोड होता है एग्जीक्यूट, रन होता है या एग्जीक्यूट होता है, ठीक है? और फिर आपको यहाँ पे आउटपुट मिलता है। बात समझ रहे हो? तो होता क्या है कि जो कंपाइलर है वो एनालिसिस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है, तो जो कंपाइलर है वो थोड़ा स्लो होता है ऑन द फेज ऑफ एनालिसिस। तो कोड को एनालाइज करने में कंपाइलर स्लो होता है, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है कोड को एनालाइज करने में, ठीक है? पर जो कंपाइल्ड कोड होता है, जो कोड कंपाइलर के थ्रू आया है, वो रन फास्ट होता है। बात समझ में आ रही है? तो जो कंपाइलर का जो कोड है दैट रन्स फास्ट, तो इट इज स्लो इन एनालाइजिंग द कोड, बट कंपाइल्ड कोड रन्स फास्टर। और जो इंटरप्रेटर है वो उल्टा होता है,
इंटरप्रेटर एनालिसिस जल्दी कर लेता है। इंटरप्रेटर के लिए जो एनालिसिस है, एनालाइज करता है कोड को, वो फास्ट होता है, बट जो इंटरप्रेटेड कोड होता है वो थोड़ा स्लो होता है। इसीलिए आपको पता होगा, इफ यू नो, कि जो पाइथन है वो C++ से थोड़ा स्लो है। आप बोलोगे मुझसे कि यार अभिनव, अगर स्लो है तो हम क्यों पढ़ते हैं? तो उसके रीजंस है। ऐसा नहीं है कि एक लैंग्वेज स्लो होती है तो हम उसे यूज़ नहीं करते हैं, उसकी और भी एप्लीकेशंस होते हैं। बहुत जगह पर हमें स्पीड मैटर नहीं करती है, हमें कितने ईजिली आप लैंग्वेज लिख पा रहे हो, कोड लिख पा रहे हो, कितना अच्छा लाइब्रेरी सपोर्ट है, वो मैटर करता है। तो उसके बारे में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पाइथन ही है, ठीक है। तो ये तो आपका होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो मैं इन चीज़ों में बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा यार, ऐसे तो पूरा एक सब्जेक्ट ही है कंपाइलर डिज़ाइन का, तो हम कंपाइलर को बैठ के पूरा दिन पढ़ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक पाइथन है, तो वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, ये तो अभी हमने जो पढ़ा, अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा, वो था बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल क्या होता है, लो लेवल क्या होता है, और कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि भाई पाइथन क्या है, व्हाट इज पाइथन, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो देखो, जो पाइथन है वो ऑब्वियसली एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इट इज अ वर्सेटाइल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जनरल पर्पस के लिए। आप देखोगे ना तो भाई पाइथन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो पाइथन का यूज अगर आपको पता हो तो बैकएंड में भी यूज होता है। यू कैन मेक बैकएंड एप्लीकेशन यूजिंग पाइथन, जैसे डी जैंगो है, फ्लास्क है, ये सारे बैकएंड के पाइथन के बैकएंड फ्रेमवर्क्स होते हैं। उसके बाद आप पाइथन का यूज कर सकते हो AIML में, बिल्कुल। डेटा साइंस में आप इसका यूज कर सकते हो। इसके बाद ऑटोमेशंस में, स्क्रिप्टिंग में यूज होती है पाइथन। तो आप एक तरह से देखो ना तो भाई ऑलराउंडर लैंग्वेज है, मतलब हर जगह यूज हो सकती है। बैकएंड भी बना लो इससे, AIML के एल्गोरिथम्स भी लिख लो, डेटा साइंस में भी यूज कर लो, ऑटोमेशन भी कर लो, स्क्रिप्टिंग भी कर लो, इतने सारे यूज। इसका रीजन क्या है? और इसका क्या रीजन है कि भाई आज की डेट में पाइथन वन ऑफ द मतलब बहुत फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखो, उसके बहुत सारे पॉइंट हैं। सबसे पहली बात तो कि बहुत ईजी टू यूज है। जो पाइथन का कोड होता है ना, बहुत सिंपल होता है। अगर आपको कभी जावा कोड लिखना पड़े, पता है क्या करना पड़ता है? पहले क्लास लिखो, फिर मेन फंक्शन लिखो, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, पता नहीं क्या क्या, तब जाके आप उसमें लिख सकते हो। आपको एक सिंपल चीज प्रिंट भी करनी हो ना जावा में, तब लिखोगे system.out.println hello world। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स है। तो मतलब वो प्रॉपर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। बट जो पाइथन है ना, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट ये ईजी है। इसको लिखना भी ईजी है, इसको समझना भी ईजी है, इसको रीड करना भी ईजी है, और इसको यूज करना भी ईजी है। इसीलिए इट इज डिजाइन फॉर रीडेबिलिटी एंड ईजी फॉर यूज। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे। तो जो पाइथन है वो इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर यूज करती है पाइथन कन्वर्ट करने के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज है ऑब्वियसली। और जो पाइथन है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपको पता हो तो दो तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि क्लास और ऑब्जेक्ट के हेल्प से फॉर्म होते हैं उसकी जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं। तो पाइथन भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। उसके बाद में आते हैं एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, होता क्या है, हम हमेशा उस लैंग्वेज को पढ़ते हैं या उसके लिए हम रिसर्च करते हैं जिसके बहुत अच्छा सपोर्ट होता है और बहुत अच्छी लाइब्रेरीज होती हैं। अब मान लो मैं आपसे बोल दूं कि भाई एक लैंग्वेज पढ़ो, जिस लैंग्वेज के बारे में इंटरनेट पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, उसके अंदर अच्छा लाइब्रेरी सपोर्ट नहीं है, आपको सब कुछ स्क्रैच से लिखना पड़ेगा, तो क्या आपको वो लैंग्वेज पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा। पाइथन को पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि भाई इसका बहुत अच्छा लाइब्रेरीज है, हर चीज़ की लाइब्रेरी है। डेटा साइंस के लिए अलग लाइब्रेरीज हैं, AIML के लिए अलग लाइब्रेरीज हैं, बैकएंड के लिए अलग फ्रेमवर्क्स हैं। तो बहुत अच्छा सपोर्ट है, ऑनलाइन आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा, और एक्सटेंसिव लाइब्रेरी सपोर्ट भी है, ठीक है। और लास्ट में ऑब्वियसली बिगनर फ्रेंडली है। तो जब भी कोई बंदा नया नया क्लास कॉलेज में आता है, आजकल तो C पढ़ाई जाती है, बट बहुत जल्दी आप देखोगे पाइथन पढ़ाई जाएगी, बिकॉज बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। आज भी हम पढ़ेंगे ना, अगर आपको बिल्कुल कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है, आप देखोगे कि भाई पाइथन तो बहुत ही ईजी है आपके लिए, ठीक है। तो ये है यार। अब आते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। ये जो वर्ड्स हैं या जो भी कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक है, और ऐसे पाइथन में ही नहीं, आपकी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम आते हैं। अच्छा, इसके पहले एक काम करते हैं कि एक छोटा सा पाइथन का कोड लिखते हैं। तो हमारे कोडिंग जो प्रोग्रामिंग वर्ड है उसमें एक रिचुअल है कि जब भी आप कुछ नया पढ़ना शुरू करते हो तो सबसे पहला प्रोग्राम जब लिखते हो वो होता है प्रिंट हेलो वर्ल्ड का। तो हम पहले वो प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो देखो, अब पाइथन को करने के लिए बहुत सारी आईडीज हैं, बहुत सारे इंटरप्रेटर हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। जैसे कि जुपिटर आईडी है, उसके बाद में आपका पाई चार्म है इंटेलिजे का,
उसके बाद में आप VS कोड में भी सिंपल पाइथन इंस्टॉलर यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करने वाला हूँ, या इंटरप्रेटर बोल लो, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि मैं जो भी कोड ऑनलाइन लिखूंगा वो सारा ही कोड मैं आपको भेज भी दूंगा, मतलब आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गूगल कोलैब यूज़ करने वाला हूँ। गूगल कोलैब बेसिकली गूगल का ही एक पाइथन इंटरप्रेटर है, जो कि रियल टाइम में आपका पाइथन कोड कंपाइल करता है, इंटरप्रेटर करता है यार, मतलब ठीक है। वी यूजुअली से इट एज कंपाइल, ठीक है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये है, दिस इज गूगल कोलैब। अगर आपको गूगल कोलैब का नया प्रोजेक्ट बनाना है तो आप सिंपली collab.research.google.com ओपन कर सकते हो। वहाँ से आपको सिंपली गूगल कोलैब का आप नया फाइल बना सकते हो, जैसे लाइक मैंने बनाई है, ठीक है। और हम जो कुछ भी करने वाले हैं इस लेक्चर में, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग भी उन सारे कोड को एक्सेस कर सकते हो। ये मेरा एजेंडा है, ठीक है। तो दिस इज आर वे। तो अगर आपको कोई भी चीज़ पाइथन में प्रिंट करनी है भाई, तो सिंपल ये चीज़ है, आप लिखोगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड डबल इन्वर्टेड कॉमास में, एंड आप यहाँ पे या तो आप इसको क्लिक कर सकते हो, या फिर आप शिफ्ट एंटर भी दबा सकते हो, आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। सब हमने अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिख लिया यहाँ पर। अब थोड़ा बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। सबसे पहले आते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, व्हाट आर वेरिएबल्स। देखो होता है क्या यार कि आपको जब भी आपके प्रोग्राम में किसी डेटा को स्टोर करना होता है। मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि यार अभिनव एक काम करो, आप एक प्रोग्राम लिखो जहाँ पर आप मेरा मंडे की अटेंडेंस, लेट से मैं क्लास लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे को अपने स्टूडेंट्स की मंडे की जो अटेंडेंस है, ट्यूसडे की अटेंडेंस है, मुझे उसका एवरेज निकालना है, उसको प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपसे पूछूंगा अभिनव अटेंडेंस क्या है। तो मान लो मैंने बोला कि यार जो मेरी मंडे की अटेंडेंस है ना, तो वो है, उस दिन आए थे 87 बच्चे फॉर एग्जाम्पल, और ट्यूसडे को आए थे फॉर एग्जाम्पल 64 बच्चे। अब मैं आपसे पूछूंगा कि यार अभिनव एक बात बताओ कि, अच्छा अभिनव तो मेरा ही नाम है, अच्छा, तो आप मुझसे बोलोगे अभिनव एक बात बताओ कि मंडे को 87 बच्चे थे, ट्यूसडे को 64 बच्चे थे, तो यार एवरेज अटेंडेंस क्या होगी। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालो कि भाई एवरेज हो जाएगा मंडे प्लस ट्यूसडे डिवाइडेड बाय 2, यही तो होता है ना एवरेज। और फिर आप एवरेज को प्रिंट कर दोगे। तो आप देखो कि जो 87 और 64 है उसका एवरेज 75.5 आ गया। अब आपने ये चीज देखी, इतना इजी प्रोग्राम, मतलब ये एग्जैक्टली वही है जैसा हम मैथ्स में लिखते हैं। अगर मैं आपसे बोलता कि आप एक मैथ में सॉल्व करो जहां पर आपको मंडे की अटेंडेंस दे रखी है, ट्यूसडे की अटेंडेंस दे रखी है, और आपको एवरेज निकालना है, तो आप यही तो करते हैं। सेम चीज हम लोग मैथ्स में भी करते हैं, मतलब जिस तरीके से मैथ में लिखते थे ना हम लोग, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 9, भाई सेम चीज आप लिख सकते हो पाइथन में। इतनी ईजी है पाइथन को लिखना। जैसे आप मैथ्स में निकालते थे ना एवरेज कि मंडे प्लस ट्यूसडे डिवाइड बाय 2, सेम चीज आप यहाँ कर सकते हो एग्जैक्टली, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं। तो पहले आते हैं वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो देखो यार वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आर लाइक अ कंटेनर दैट स्टोर डेटा। अब देखो होता क्या है कि ऑब्वियसली बात, जब हम कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं, प्रोग्राम में हमें कोई डेटा स्टोर करना है, जैसे कि मुझे अटेंडेंस स्टोर करनी थी कि भाई मंडे की अटेंडेंस 87 है, ट्यूसडे की अटेंडेंस 64 है। अभी मैं प्रोग्राम में तो लिख रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं बैकएंड में मेरे लैपटॉप की मेमोरी में जहाँ भी कोई एग्जीक्यूट हो रहा है, वहाँ पर कहीं ना कहीं तो ये सेव हो रहा होगा ना, स्टोर हो रहा होगा। तो जहाँ स्टोर करते हैं उसको हम कुछ नाम देते हैं, ठीक है। तो वही होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल एक तरीके का एक बॉक्स होता है, एक कंटेनर होता है आपकी मेमोरी के अंदर, जहां पर ये जो डेटा है ये स्टोर हो रहा होता है। तो मान लेते हैं, अगर मैं इस कोड का एग्जांपल लूं, लेट मी टेक दिस कोड हियर। तो मान लो मैंने जब ये कोड एग्जीक्यूट किया होगा, तो क्या हुआ होगा कि आपकी कंप्यूटर मेमोरी में, मान लेते हैं ये आपकी कंप्यूटर मेमोरी है, ठीक है। तो क्या हुआ होगा कि आपकी कंप्यूटर मेमोरी में दो बॉक्स बन गए होंगे। एक बॉक्स बना होगा इस तरीके से, जिसका नाम होगा मंडे, जिसमें आपकी वैल्यू 87 आई होगी, और एक बॉक्स बना होगा ट्यूसडे, जिसमें आपकी वैल्यू 64 आई होगी। बात समझ में आई। तो एक मंडे बॉक्स इसमें 87 वैल्यू आई, एक ट्यूसडे बॉक्स है इसमें 64 वैल्यू आई है। और फिर क्या हुआ होगा, फिर आपने दोनों का एवरेज निकाला होगा, जो आया था 75.5। तो वो आपने स्टोर किया था एवरेज नाम के एक वेरिएबल में, एवीजे।
तो एक एवीजे नाम का बॉक्स बना होगा जिसमें आपका जो एवरेज था ना 75.5 ये स्टोर हो गया होगा, ठीक है। और फिर आपने जब उसको प्रिंट किया तो फिर आपके पाइथन ने उसको निकाल के प्रिंट कर दिया। बात समझ में आई? अब ये जो बॉक्स होते हैं ना इन्हीं को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। तो जैसे मंडे है, ट्यूसडे है, एवीजे एवरेज है, ये सारे आपके वेरिएबल्स हैं। तो एक तरीके से कंटेनर होते हैं, बॉक्स होते हैं जहां पर आप अपना डेटा स्टोर कर रहे होते हो। चलो भाई ये बात भी कंफर्म हो गई, क्लियर हो गई। अब आते हैं यार अभिनव भाई कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो यार कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। प्री डिफाइंड वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे वर्ड जिनकी कुछ मीनिंग है पाइथन में, जिनकी पहले से ही मीनिंग है। जैसे कि अब मैं मंडे की बात करूं, ट्यूसडे की बात करूं, तो पाइथन लैंग्वेज के अंदर इनकी कोई मीनिंग नहीं है। मंडे क्या होता है, ट्यूसडे मुझे नहीं पता, पाइथन को नहीं पता मंडे क्या है, ट्यूसडे क्या है। ओके, उसे उसे पर प्रिंट का मतलब पता है। जब मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एवीजे, तो पाइथन को पता है कि बंदा जो है, अभिनव जो है, वो एवीजे की वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहा है। उसे पहले से ही पता है कि भाई उसको एवीजे की वैल्यू को प्रिंट करना है। पाइथन को ये बात पता है, ठीक है। इनको बोलते हैं कीवर्ड्स। तो हम आज की इस वीडियो में बहुत सारे कीवर्ड्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि फॉर लूप होता है, वाइल होता है, इफ एल्स होता है, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर आते हैं आइडेंटिफायर्स। अब यार आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? देखो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स इज बेसिकली नेम दैट वी प्रोवाइड टू वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस। तो होता क्या है कि जब भी हम हमारे प्रोग्राम में कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन क्या होता है हम आगे भी पढ़ेंगे, ये क्लासेस क्रिएट करते हैं, क्लास भी पढ़ेंगे बाद में क्या होता है, तो उनको हम कुछ नाम देते हैं। अब देखो आइडेंटिटी क्या होती है। अब जैसे मैं बोलूँ मेरी आइडेंटिटी क्या है, तो अपना नाम बताऊंगा या अपना आधार कार्ड नंबर बताऊंगा, ये मेरी आइडेंटिटी है। ऐसे ही जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उनका नाम उनकी आइडेंटिटी होती है। अब होता क्या है कि यार नाम को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नाम रख दो, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो नाम्स को रखने के कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम लोग रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। तो कुछ 4-5 बेसिक रूल्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रूल तो ये होता है पाइथन में, तो सब हर लैंग्वेज के अपने अलग रूल होते हैं, पाइथन के मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला रूल ये होता है कि आपके वेरिएबल में सिर्फ 3 चीज़ें आ सकती हैं। या तो आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हो, A to Z, कैपिटल ए स्मॉल दोनों, या आप नंबर्स यूज़ कर सकते हो 0 से 9, या फिर आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। सिर्फ इतनी ही चीजें यूज हो सकती हैं आपके एक वेरिएबल में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट्स से नेम 01 अंडरस्कोर या नेम अंडरस्कोर 01, तो ये एक वैलिड वेरिएबल होगा, ये बिल्कुल सही वेरिएबल है। या अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज 10 या एज 1, ये भी वैलिड वेरिएबल होगा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे कोई भी और सिंबल लगा दूँ, मान लो मैं लिखता हूँ एड्रेस एंड इज इक्वल टू बैंगलोर, तो एंड इज नॉट अ वैलिड कैरेक्टर दैट यू कैन यूज, या आप नहीं यूज कर सकते, यू कांट यूज एंड। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि आपका जो भी वेरिएबल है उसका नाम सिर्फ एक कैरेक्टर से स्टार्ट हो सकता है, A to Z से, कैपिटल या स्मॉल, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। बेसिकली डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप अपने इसको अंडरस्कोर एड्रेस से स्टार्ट कर सकते हो, या आप एड्रेस से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर मैं लिखता हूँ 0 एड्रेस, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आप किसी भी वेरिएबल के नाम को किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये भी अलाउ नहीं है, ठीक है। या थर्ड चीज आती है, और हाँ एक चीज और भी, स्पेस नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि आप स्पेस रख लो कि भाई फुल नेम, ऐसा भी नहीं हो सकता। स्पेस भी नहीं आ सकता, स्पेस भी तो कैरेक्टर है ना, नहीं अलाउ है। सिर्फ अंडरस्कोर, कैरेक्टर्स और नंबर्स ही अलाउ है, और कुछ भी अलाउ नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसके बाद में आपके पास आता है आफ्टर दिस की केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि भाई कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की मीनिंग अलग अलग होती है। तो मान लो मैं यहाँ पर 2 नेम लिखता हूँ, एक लिखता हूँ नेम अभिनव, और एक लिखता हूँ नेम कैपिटल में एन है अवस्थी। तो यार ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ना ये वाला नेम, तो ये अभिनव प्रिंट होगा, और अगर मैं कैपिटल वाला प्रिंट करूँगा
तो अवस्थी प्रिंट होगा। दोनों की अलग अलग मीनिंग है, ठीक है, ये चीज़ ठीक है। और फिर एक चीज़ और आती है कि यू कांट यूज कीवर्ड्स। तो जो कीवर्ड्स हैं वो आप नहीं यूज कर सकते हो भाई साहब, नहीं, क्योंकि कीवर्ड्स की स्पेशल मीनिंग है ना यार। तो आप वाइल नाम से, प्रिंट नाम से आप कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, उनकी अपनी खुद की मीनिंग है, वो खुश है, उनको वेरिएबल मत बनाओ, ठीक है। और जो फिफ्थ आता है वो होता है कि डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए। डिस्क्रिप्टिव मतलब भाई ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रख दो वेरिएबल का नाम। कल को आपने आया, आपने बोला भाई मेरे वेरिएबल का नाम ये है, हो सकता है ये नाम भी हो सकता है, आप चाहो तो आप ये नाम रख सकते हो वेरिएबल का, अकॉर्डिंग टू रूल कोई दिक्कत नहीं है। बट यार इसका कोई मतलब नहीं, मतलब वेरिएबल का नाम इसको आप पढ़ भी नहीं सकते, याद नहीं कर सकते, क्या मतलब है। तो वेरिएबल का नाम हमेशा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए कि भाई क्या है वेरिएबल, जैसे नेम, एड्रेस, एज, ये सारे पता है कि अच्छा ये नेम है, ये एज है, ये एड्रेस है, ठीक है। तो ये आपके होते हैं रूल्स ऑफ डिफाइनिंग आइडेंटिफायर्स। अच्छा स्टिल अगर आपने अपने वेरिएबल के नाम को डिस्क्रिप्टिव रखा है, कुछ भी है, उसके बाद भी कभी कभी क्या हो सकता है ना कि आपने प्रोग्राम लिख दिया, अब वो प्रोग्राम अगले बंदे को समझ में नहीं आ रहा है। मान लो आपने प्रोग्राम लिखा, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपने एक प्रोग्राम लिखा, आपने कोड लिखा, आपको कोड अपने किसी कलीग को, आपके टीममेट को भेजना है रिव्यू करने के लिए। अब वो बंदा कोड पढ़ेगा, वो मान लो नहीं समझ पा रहा है। अब उसने, आपने मान लीजिए ये कोड किसी बंदे को भेजा कि यार मैंने कोड लिखा है, आपने को तो पता है कि आपने इस कोड में क्या किया है कि 2 दिन की अटेंडेंस उठाई है, मंडे की और ट्यूसडे की, और उसका एवरेज निकाल दिया। अब दूसरा बंदा कैसे समझेगा कि ये क्या है, मंडे इक्वल टू 87, पहले तो ये वेरिएबल ही डिस्क्रिप्टिव नहीं है, इट शुड बी मंडे अटेंडेंस, पर स्टिल तो आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट्स ऐड कर सकते हो। कमेंट्स मतलब एक तरीके से आप कुछ वहाँ पे, कमेंट का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में लिखना, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि भाई जो कोड मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, ये कर क्या रहा है, मैंने क्यों बनाया है ये, उसको हम बोलते हैं कमेंट्स। तो जो कमेंट्स होती हैं वो होती हैं अनएग्जीक्यूटेबल statements. So comments are actually unexecutable statements that are there in Python, जो कि एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो होता है पाइथन का वो उन्हें स्किप कर देता है। कैसे? 2 तरीके से कमेंट लिख सकते हो। तो एक तो होता है सिंगल लाइन कमेंट्स, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट जो कि आप हैश से लिख सकते हो, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। मैं आपको दोनों चीजें दिखाता हूँ। तो सिंगल लाइन कमेंट में क्या होता है कि मान लो आपको यहाँ लिखना है कि भाई ये अटेंडेंस, आप लिख सकते हो दिस इज अटेंडेंस ऑफ मंडे, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो इसके आगे दिस इज अटेंडेंस ऑफ ट्यूसडे। तो ये आपका होता है सिंगल लाइन कमेंट, हमने हैश लगाया और आगे लिख दिया कि ये अटेंडेंस मंडे की है या ये अटेंडेंस ट्यूसडे की है, इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो आपको कुछ मल्टी लाइन में लिखना है, 3-4 लाइन आपको लिखना है। मान लो आपको इस प्रोग्राम में लिखना है कि दिस प्रोग्राम फाइंड्स द एवरेज अटेंडेंस ऑफ मंडे एंड ट्यूसडे। आपको ये लिखना है, मान लेते हैं कि भाई ये प्रोग्राम जो है ये एवरेज अटेंडेंस फाइंड कर रहा है मंडे और ट्यूसडे की। अब आप ये कैसे लिखोगे, हाउ विल यू राइट दिस प्रोग्राम, मतलब ऐसा कमेंट। तो 2 तरीके, एक तरीका तो यही है कि आप इस तीनों लाइन को सेपरेट सिंगल लाइन कमेंट में लिख सकते हो, इस तरीके से आपने तीनों में हैश लगा दिया, ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है यार कि अगर आपको उसको कमेंट में ऐड करना है तो एक तरीका होता है कि आप इस पूरे ही पैराग्राफ को ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कॉमा से एंक्लोज कर सकते हो, 3 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा, 3 बार। तो अगर आप ऐसा करते हो तो ये भी आपका एक तरीके से कमेंट्स ही माना जाता है, ठीक है। एंड नाउ यू कैन रन इट एंड यू विल गेट द सही आउटपुट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कमेंट्स आर इन पाइथन। चलिए जी, तो इतनी बात तो समझ में आ गई, इतना बेसिक जो हमने समझा, ये बात आई होप कि सभी को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यार आते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब देखो हम लोग प्रोग्राम क्यों लिखते हैं, हम प्रोग्राम लिखते हैं कुछ ऑपरेशंस करने के लिए, ठीक है। तो अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस डिवाइड, वही सारी चीज़ें पाइथन में भी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो हम आज पढ़ेंगे, कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनका आपको आगे ज़्यादा अच्छा यूज समझ में आएगा, उनका हम बेसिक इंट्रो आज कर लेंगे। पहले तो देखो आपका सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं।
जो कि जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं पाइथन में, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, वो सारे करने के लिए। जैसे कि आपका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको दो नंबर्स को ऐड करना है तो भाई ऑब्वियसली ऐड ऑपरेटर है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट है, आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई है। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो मान लो आपको दो नंबर को डिवाइड करना हो तो दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका डिवीजन ऑपरेटर। अब जो डिवीजन ऑपरेटर है वो आपको डेसिमल में आउटपुट देता है इस तरीके से, ठीक है। बट एक आपका होता है फ्लोट डिवीजन। तो अगर आप दो बार डिवीजन डालते हो ना, ऐसा सिर्फ पाइथन में ही होता है, तो आपको फ्लोट वैल्यू मिलती है एक तरीके से, फ्लोर वैल्यू, सॉरी नॉट फ्लोट, फ्लोर वैल्यू मिलती है, मतलब इंटीजर डिवीजन होता है एक तरीके से, ठीक है। फिर आप मॉड निकाल सकते हो। मॉड मतलब अगर दो नंबर डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर है दोनों नंबर्स के बीच का वो आप निकाल सकते हो। फिर आप पावर भी निकाल सकते हो। मान लो अगर मैं बोलूँ आपसे कि 2⁻³ निकालना हो, तो मैथ में तो हम ऐसे लिखते हैं 2⁻3, पर पाइथन में आप दो बार मल्टीप्लाई लिख सकते हो, तो आपको किसी भी दो नंबर की पावर समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, इफ़ यू विल सी, ठीक है। इन सबका यूज़ करेंगे यार, मतलब क्वेश्चंस करेंगे, इन सबका यूज़ आएगा, ठीक है। इसके बाद आपके नेक्स्ट आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो देखो असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी वैल्यू को असाइन करें। तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई A 5 है, B 10 है, तो हमने क्या लिखा कि A वी आर असाइनिंग टू 5, तो ये जो इक्वल टू होता है ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अब है क्या कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर को अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मान लो मैंने लिखा हुआ है A = 5 और मैं A को प्रिंट करता हूँ, 5 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर A + = 2 लिख सकता हूँ। अब A + = 2 का मतलब क्या है? A + = 2 का मतलब है कि हम A में 2 का ऐड कर रहे हैं, मतलब उसकी खुद की वैल्यू में 2 का ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7। या अगर हम लिखते हैं A × 3, तब उस 7 में 3 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो अगर हमें एक वेरिएबल में उसके खुद के वेरिएबल में कुछ ऑपरेशन करना होता है, तो हम इस तरीके से ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। इनको भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर ही बोलते हैं, ठीक है। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब होता है जब हम दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, उस तरीके से। तो इक्वल टू होता है अगर दो नंबर इक्वल है वो चेक करने के लिए, नॉट इक्वल टू होता है अगर दो नंबर नहीं है इक्वल, फिर ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, मतलब ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने मैथ में पढ़ी थी ना, वही चीज़ें हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, जब हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर आपको पूरा कंपैरेटर ऑपरेटर पढ़ने का मौका मिलेगा। सो आएगा टाइम, ठीक है। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, तो एज यू कैन सी यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो अगर हमें दो या उससे ज़्यादा स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना हो तो उसके लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। ये भी हम लोग अभी आगे जब वो पढ़ेंगे ना कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स, तब हम इसको समझेंगे, ठीक है। फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर आता है और आपका मेंबरशिप ऑपरेटर आता है। ये आप और अच्छे से समझ पाओगे जब आप आगे जाकर हम लोग लिस्ट पढ़ेंगे, टपल पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, तब इनका आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। मैंने आपको अभी के लिए इंट्रो के लिए बता दिया कि भाई ऐसे करके आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर भी होते हैं। तो फॉर इंट्रो आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। चलो बढ़िया यार, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डेटा टाइप्स। अच्छा हाँ, एक और है, तो बिटवाइज ऑपरेटर्स भी होते हैं यार। बिटवाइज ऑपरेटर्स का भी हम लोग एक सेपरेट क्लास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सेपरेट एक वीडियो में या किसी आई थिंक हैशिंग वाली वीडियो में, किसी वीडियो में हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी मैंने अपनी कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीरीज में भी बिटवाइज ऑपरेटर्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई थी और इसको सॉल्व करा था, आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब आते हैं डेटा टाइप में। तो यार होता क्या है कि जब भी हम हमारे वेरिएबल में किसी डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, तो जो डेटा होता है अलग अलग टाइप का होता है। कोई इंटीजर होता है, कोई डेसिमल होता है, कोई स्ट्रिंग होती है। तो उन सबको कैटेगराइज करने के लिए हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। सो पाइथन में आपके बहुत लिमिटेड है, बहुत लैंग्वेजेस में, जावा में आपके बाइट, सॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं। बट पाइथन ने बोला भाई मैं सिंपल बंदा हूँ, मेरे को कुछ 4-5 डेटा दे दो, उससे मैं खुश हूँ। तो पहले तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं। तो 3 न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जिनमें से हम लोग यूज इंट, फ्लोट का ही करते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होता है, बताता हूँ क्या है, ठीक है। तो इंट क्या होता है यार? इंट मतलब इंटीजर्स। तो जब भी हम किसी भी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करते हैं, मान लो मैंने बोला एज = 100, तो ये आपका इंटीजर है।
अगर आपको किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप जानना हो तो आप टाइप फंक्शन यूज कर सकते हो। तब तो मैं यहाँ लिखता हूँ एज कॉमा टाइप ऑफ एज, तो आपको यहाँ पर इंट लिख के आ जाएगा क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप है इसका, ठीक है। फिर अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर, मान लो मैं बोलता हूँ हाइट, तो अगर कोई डेसिमल नंबर होता है तो डेसिमल नंबर के लिए आपके पास डेटा टाइप होता है फ्लोट, तो आप फ्लोट डेटा टाइप को यूज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। फ्लोट का यूज कर सकते हो आप लोग, बढ़िया। उसके बाद जो थर्ड डेटा टाइप होता है आपके पास, जो थर्ड डेटा टाइप आपका होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो यार देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th या 12th में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसमें कि आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता था, याद है। तो अब उसके लिए पाइथन में एक सेपरेट डेटा टाइप बना हुआ है। उसका रीजन क्या है कि जो पाइथन है, एज यू नो, AIML के एल्गोरिथम्स में, बिग डेटा में, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन से भी यूज होती है पाइथन, तो वहाँ पर उसका मोस्टली यूज होता है। हम लोग इतना यूज नहीं करते हैं, बट इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ C इज इक्वल टू 2+3J, तो ये कुछ नहीं, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जो आपने अपने क्लास 10th 11th में पढ़ा होगा। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कब, मेरे को याद नहीं आ रहा है, शायद 11th में था, ठीक है। तो ये आ गया, ओके। सो ये चीज़ें होती हैं यार, आई होप दिस इज फाइन, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। तो अगर हमें कोई भी कैरेक्टर स्टोर करना है, तो यार कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जावा में, C++ में, आपका एक सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप होता है फॉर कैरेक्टर्स, मतलब सिंगल कैरेक्टर ABCDEFG, जिनको बोलते हैं कैर, ठीक है। पर पाइथन ने कहा है, पाइथन ने बोला कि देखो भाई, मेरे को एक ही डेटा टाइप चाहिए, STR, मतलब स्ट्रिंग, दैट्स इट। मेरे को और कोई डेटा टाइप नहीं चाहिए। तो आपको भले ही एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना हो, ठीक है, आपको कोई वर्ड स्टोर करना हो, आपको कोई सेंटेंस स्टोर करना हो, या आपको कोई पूरा पैराग्राफ स्टोर करना हो, उन सारी ही चीजों के लिए हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप ही होता है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं टाइप ऑफ S1, तो वो STR निकल के आएगा। ये देखिए, so जो S1 है that is A and its type is STR. S2 is Abhinav, type is STR. S3 is my name is Abhinav, type is STR. ठीक है, so this is what happens. This is what happens. Okay, ये बात क्लियर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप पे, विच इज बुलियन। अब देखो हमें पता है कि कभी भी क्या होता है ना, हमें डेटा स्टोर करना होता है येस या नो के फॉर्म में। अब मान लो कोई मुझसे पूछे कि आर यू मैरिड, इज मैरिड, तो मैं क्या बोलूँगा कि नहीं, नो। तो उसके लिए पाइथन ने बोला है फॉल्स। तो फॉल्स एक स्पेसिफिक डेटा टाइप है जिसको आप स्टोर कर सकते हो। फॉल्स मतलब नहीं, नो, ठीक है, फॉल्स। या कोई मुझसे बोले आर यू ग्रेजुएटेड, तो आई विल से ट्रू। So true and false, they are the two values which have their own data type called Python, called Boolean, which are used in Python. और इसका हम लोग मोस्टली यूज करते हैं if else स्टेटमेंट्स में, while लूप में। तो होता क्या है कि जो while लूप होती है वो कंडीशन के बेसिस पे चलती है। ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है ना आपकी, जो कंडीशनल ऑपरेटर्स भी हैं, वो आपको ट्रू या फॉल्स देते हैं कि भाई ये सही सही है कि नहीं सही है, ये उसके इक्वल है कि नहीं इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ is married and type of is married and इसी तरीके से is graduated, type of is graduated, तो आप देखो कि आपको बुलियन ही देखने को मिलेगा। so you will get a boolean type, ठीक है। तो ये होता है, this is what happens actually। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नन होता है। देखो नन भी एक डेटा टाइप होता है पाइथन में। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होता है पर हमें उसकी वैल्यू नहीं पता कि इसमें क्या वैल्यू आएगी, कौन से डेटा टाइप की वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू हमें नहीं पता होता है। जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट नल होता है या अनडिफाइंड होता है ना, उसी तरीके से। तो यार उसी को, इसीलिए हमारे पास पाइथन में भी, मान लो मेरे को किसी का नेम स्टोर करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता नहीं है, तो मैं लिख दूंगा नन। तो नन का मतलब होता है कि भाई कुछ नहीं, नथिंग, नन, नल, अनडिफाइंड, ठीक है। तो अगर मैं इसका टाइप पता करता हूँ ना, जो टाइप भी आता है आपका वो भी नन टाइप आता है, एक अलग ही डेटा टाइप है, ठीक है।
अब इसके अलावा यार कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं पाइथन में, जैसे कि लिस्ट होता है, टपल होता है, डिक्शनरीज होती हैं, सेट्स होते हैं, तो और इवन स्ट्रिंग भी काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ही है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हमारे आगे के आने वाले लेक्चर्स में। हम लोग डिटेल में लिस्ट के बारे में, टपल के बारे में, स्ट्रिंग के बारे में पढ़ने वाले होंगे और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले होंगे। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए हमने ये जो बेसिक डेटा टाइप्स थे वो पढ़ लिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब यार देखो, आप देखो जो बेसिक्स थे हमारे वो क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं इनपुट एंड आउटपुट पे, कि आप पाइथन में इनपुट आउटपुट कैसे कर सकते हो, ठीक है। देखो जब भी हमें यूजर से कोई इनपुट लेना होता है, सो पाइथन में देयर इज अ इनपुट फंक्शन जिसकी हेल्प से हम लोग यूजर से कोई भी इनपुट लेते हैं, कोई भी इनपुट। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अपने यूजर से फर्स्ट नेम का इनपुट लेना है, भाई उसका फर्स्ट नेम क्या है, तो मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम इज इक्वल टू इनपुट। तो जो इनपुट फंक्शन है ना, ये क्या करेगा, ये यूजर को एक इनपुट फील्ड देगा जहां पर यूजर अपना नाम इनपुट कर सकता है और फिर उसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ। तो वो नाम जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो पहले यूजर इनपुट करेगा, वो यहाँ पर आएगा और फिर वो इसमें स्टोर हो जाएगा आपके वेरिएबल में, और फिर आप उसको प्रिंट कर सकते हो। तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा, मान लो यहाँ पे लिखता हूँ अभिनव, तो अभिनव जो है यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से मैं चाहूँ तो लास्ट नेम भी ले सकता हूँ कि भाई लास्ट नेम दे दो, और मैं साथ में यहाँ पर लास्ट नेम भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ उसको, तो लेट्स से फर्स्ट नेम इज अभिनव, लास्ट नेम इज अवस्थी, तो यहाँ पर आपका अभिनव अवस्थी नाम से दो वैल्यूज जो है प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अभिनव अवस्थी नाम से दो वैल्यूज जो है प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग। अब यार आप चाहो तो आप कुछ प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो यूजर को कि भाई ये जो इनपुट फंक्शन है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ एंटर योर फर्स्ट नेम, ताकि यूजर को पता हो कि भाई आप क्या एंटर करना चाह रहे हो। या यहाँ पे लिख सकते हो कि एंटर योर लास्ट नेम। तो इस तरीके से भी आप यूजर को कुछ प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि जो इनपुट आ रहा है वो क्या इनपुट है, वो बता सकते हो, ठीक है। अब होता क्या है यार कि जो इनपुट फंक्शन है ना, ये इनपुट फंक्शन हमेशा जो इनपुट है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है, हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है। पर मान लो मुझे कोई इंटीजर का इनपुट चाहिए या फ्लोट का इनपुट चाहिए, मान लो मुझे अपनी एज का इनपुट लेना है, अब एज तो स्ट्रिंग नहीं होगी, या मुझे हाइट का इनपुट लेना है। तो यार होता क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं पाइथन में। तो मान लो मैं एज का इनपुट ले रहा हूँ यूजर से, और उसने मुझे एज का इनपुट दिया और मुझे उसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली उसको यहाँ पर इंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इवन अगर यहाँ पे देखो ना, तो मान लो कि आपके पास एक वेरिएबल था s, जो कि नंबर थे बट स्ट्रिंग के फॉर्म में थे। अब मुझे वो कन्वर्ट करना था इंटीजर फॉर्म में, तो मैं उसको सिंपली लिख सकता हूँ इंट s, तो वो इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके आप किसी भी दो डेटा स्ट्रक्चर को आपस में कन्वर्ट कर सकते हो, डेटा टाइप को। तो यहाँ पर आप देखो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ अगर कि भाई इंट इनपुट, तो जो इनपुट आपका आएगा स्ट्रिंग की फॉर्म में वो आप इंट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब जैसे हाइट है, हाइट मुझे चाहिए फ्लोट में, डेसिमल वैल्यू, तो मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं इसको यहाँ प्रिंट कर सकता हूँ। तो मान लो जब बंदा मुझसे हाइट एज पूछ रहा है, तो मैंने लिख दिया एज अपनी, और हाइट पूछ रहा है तो हाइट डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एक इनपुट को ले सकते हो, ठीक है, इंट में या फ्लोट के फॉर्म में। चलिए बहुत बढ़िया। अब यार इनपुट तो हो गया, कैसे ले सकते हैं वैल्यूज का। अब यार आएंगे कि आउटपुट कैसे कर सकते हैं। देखो आउटपुट मतलब क्या होता है, प्रिंट करना, यूजर को कुछ दिखाना। तो उसके लिए हमारे पाइथन में प्रिंट फंक्शन होता है जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और हम मल्टीपल वैल्यूज को भी प्रिंट कर सकते हैं, अलग अलग प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर ऑल दैट वी हैव प्रिंट फंक्शन इन पाइथन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो चीज़ें रहेंगे, आपके पास फुल नेम था अभिनव अवस्थी, और आपके पास एज थी, आपके पास एड्रेस था, ठीक है। अब लेट्स से मैं प्रिंट करता हूँ फुल नेम, फिर मैं प्रिंट करता हूँ एज, तो आप देखोगे कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना पाइथन में, कि आपकी जो भी वैल्यूज हैं वो एक नए लाइन में प्रिंट होती हैं।
तो फुल नेम हुआ प्रिंट, फिर लाइन चेंज हो कि नेक्स्ट लाइन में एज प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट लाइन में आपका एड्रेस प्रिंट हुआ. दिस इज व्हाट हैपेंस. ठीक है. बट व्हाट यू कैन डू एक्चुअली इज, अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि आप सेम लाइन में प्रिंट कर सकते हो विथ कॉमा. तो अगर मैं सेम चीज को ऐसे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट फुल नेम कॉमा एज कॉमा एड्रेस, तो आप इन वेरिएबल्स को एक सिंगल लाइन में भी सबको प्रिंट कर सकते हो विथ अ स्पेस बिटवीन देम. तो मैं प्रिंट करता हूँ इसको, तो आप देखो अभिनव यूनिवर्सिटी प्रिंट हुआ, फिर 100 प्रिंट हुआ, फिर बैंगलोर प्रिंट हुआ विद अ स्पेस बिटवीन देम. अच्छा मान लो आपको चाहिए कि मुझे स्पेस नहीं चाहिए, मुझे कुछ और रखना है, मुझे इनके बीच में कॉमा लगाना है, तब वो भी कर सकते हो. उसके लिए एक फंक्शन होता है सेपरेटर. तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेपरेटर इज इक्वल टू कॉमा, तो क्या होगा कि वैल्यू से प्रिंट होंगे तो उनके बीच में कॉमा लग जाएगा. या आप जो चाहो, आप चाहो हाइफन लगाना, आप हाइफन लगा सकते हो. ठीक है. इवन अगर जैसे होता क्या है, जब आप प्रिंट करते हो किसी चीज को, तो जो अगला प्रिंट है वो नेक्स्ट लाइन में होता है. अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट प्रिंट उसी लाइन में हो, तो आप यहाँ पर उसको भी चेंज कर सकते हो. आप क्या करो, आप लिख सकते हो एंड इज इक्वल टू एंड. इससे क्या होगा, जब ये चीज प्रिंट होगी तो नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं करोगे, उसी लाइन में आगे एंड लग जाएगा. तो अभिनव अवस्थी प्रिंट हुआ, फिर एंड लग गया, जो आप चाहो, जो भी चाहो, और फिर अगला वैल्यू प्रिंट हो गई. ठीक है. आप साथ में भी एंड को और सेपरेटर को यूज कर सकते हो. जैसे बहुत सारी चीजें यार, ये सब आप तब समझोगे जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे. हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें वहां पे हमें सबकी नीड आएगी, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. ठीक है, बहुत बढ़िया. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. अब नेक्स्ट पे आते हैं यार. सो ये तो क्लियर हो गया. अब आते हैं यार कंट्रोल स्टेटमेंट्स में. ठीक है. तो कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट जो हमारे फ्लो को कंट्रोल करें. तो बेसिकली पाइथन में इफ एल्स स्टेटमेंट होती हैं और आपके टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं. तो हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर इफ एल्स स्टेटमेंट एंड व्हाट आर टर्नरी ऑपरेटर्स. तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती हैं कि जब आपके पास कोई कंडीशन दे रखी हो और उस कंडीशन के बेसिस पे आपको कुछ ऑपरेशन करना हो, तो आप इफ एल्स का यूज करते हो. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि आप एक प्रोग्राम लिखो वेयर टेक इनपुट ऑफ एज एंड ऑन द बेसिस ऑफ एज print eligible or not eligible for driving license. तो हमें पता है कि एक बंदा जिसकी एज 18 से कम है वो एलिजिबल नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, अदरवाइज वो एलिजिबल है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एज का इनपुट ले सकते हैं. ठीक है. और हम एक चेक लगा सकते हैं कि भाई अगर एज 18 से बड़ी है या इक्वल है, अगर आपकी एज 18 से ग्रेटर देन या फिर इक्वल है 18 के, तो हम प्रिंट कर सकते हैं कि भाई एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस. एल्स आप लिख दो नॉट एलिजिबल. सॉरी, तो मान लो मैंने अपनी एज डाली 25, मैं बोलूँगा एलिजिबल है. फिर आपने कहा भाई 10, तो नॉट एलिजिबल है. ठीक है. अब मान लो आपको एक और चेक लगाना है. आप कह रहे हो यार मेरे को एज अगर बढ़ी है तो मुझे टेस्ट भी करना है, मुझे ड्राइविंग टेस्ट करना है, बंदा पास है कि फेल, तो आप वो भी कर सकते हो. अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो कि भाई टेस्ट इज इक्वल टू इनपुट एंड देन यू कैन राइट कि इफ टेस्ट इज इक्वल टू पास, अगर टेस्ट पास है तो बंदा एलिजिबल है, एल्स फिर वही सेम चीज बंदा एलिजिबल नहीं है. तो आप ये भी कर सकते हो. दिस ऑल्सो यू कैन डू. तो मान लो अगर मेरी एज 10 है, फिर तो सीधे बोल देगा नॉट एलिजिबल, फिर तो टेस्ट के पास जाएगा ही नहीं वो इसके अंदर. ठीक है. और अगर मान लो बंदा एलिजिबल है तो पूछेगा कि भाई पास हुए कि नहीं हुए, तो आप बोलोगे पास, तो बोल देगा एलिजिबल. और अगर मान लो आपने लिख दिया फेल या कुछ भी और लिखा पास के अलावा, तो बोल देगा कि नॉट एलिजिबल. तो इस तरीके से आप नेस्टेड इफ एल्स भी कर सकते हो कि एक इफ एल्स के अंदर दूसरी इफ एल्स. ठीक है. और अगर आप चाहो तो आप एक इफ एल्स लेटर भी लिख सकते हो. अब मान लो आपसे मैंने बोला कि आप एक बंदे के स्टूडेंट का मार्क्स का इनपुट लो कि एक बंदे कितने मार्क्स थे उसके स्कूल में. ठीक है. और मार्क्स के बेसिस पे आप उसको ग्रेड बताओ. तो मान लो मैंने बोला कि भाई अगर उसके मार्क्स 90 से बड़े या इक्वल हैं तो उसको आप ग्रेड दे दो एक्सीलेंट. या अगर उसके मार्क्स मान लो मैंने बोला 70 से 90 के बीच में है तो उसका आप बोल दो गुड. या अगर उसके मार्क्स 40 से 60 के बीच में है, 40 से 70 के बीच में है, तो लिख दो फेयर.
और अगर 40 से नीचे हैं, लेस देन 40 हैं, तो आप लिख दो बैड। तो कैसे करोगे? तो आपने मार्क्स का इनपुट ले लिया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हैं तो मैंने प्रिंट कर दिया क्या? मैंने प्रिंट कर दिया एक्सीलेंट। फिर एल्स इफ अगर मार्क्स, अब देखो दो चीजें हैं। अब देखो वैसे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मार्क्स लेस देन 90 होंगे तभी यहाँ पर आएगा। क्या एक चेक लगा सकते हैं, अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है मतलब कि गुड। अगला चेक कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो फेयर। और एल्स लास्ट में आएगा एल्स, तो यहाँ पे एल इफ होता है और लास्ट में बोलोगे बैड कि भाई ये तो बैड है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आपने पढ़ा था वो वाले पढ़ा था ना हमने कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जहाँ पे हम लोग दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, कैसे होगा कि मान लो आपको कोई टेम्परेचर दे रहा है, ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि भाई आप टेम्परेचर का इनपुट लो इंट में और क्या करो कि अगर टेम्परेचर 10 से 30 डिग्री के बीच में है, या बोल सकते 25 से लेके 50 के बीच में, मतलब हॉट है। अगर टेम्परेचर 10 से 24 तक है तो कोल्ड है, और लेस देन 10 है अगर तो एक्सट्रीमली कोल्ड है। और लेट्स से 50 के ऊपर होगा ही नहीं, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे इफ टेम्परेचर इज लेस देन इक्वल टू 50 एंड ग्रेटर देन इक्वल 25। अगर ऐसा है तो आप बोलोगे कि भाई हॉट। एल्स अगर टेम्परेचर 24 से 10 के बीच में है तो आप बोलोगे और एल्स आप बोलोगे भाई अगर उससे भी छोटा है, या लिख दो आप एल्स अगर 10 से भी कम है तो फिर एक्सट्रीमली कोल्ड। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। यू कैन डू दिस राइट। बढ़िया है, चलो बहुत बढ़िया। अब यार ये चीज़ हो गई, ठीक है, दिस थिंग इज डन। आई होप दिस इज फाइन। अब नेक्स्ट पे आते हैं यार। सो नेक्स्ट क्या है कि आपके पास दे रखा है राइट। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पर जब आपने एंड लगाया है ना, पाइथन में क्या हो सकता है ना कि आप दोनों को सेम में भी लिख सकते हो। जैसे मैथ में लिखते रहे कि भाई ये 10 से लेके 20 के बीच में, तो आप चाहो तो इसको हटा के यही लिख सकते हो कि भाई टेम्परेचर शुड बी 25 से बड़ा 50 से छोटा। एग्जैक्टली आप सेम उसमें भी लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि सिर्फ पाइथन में ही होता है और कहीं आप नहीं देखोगे। ठीक है, सो गाइज ये आपके होते हैं। ये मैंने 50 से बड़ा डाल दिया तो कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अब यार अब आते हैं टर्नरी ऑपरेटर में। तो टर्नरी ऑपरेटर जो है वो एक तरीके से जो इफ एल्स स्टेटमेंट होती हैं उसको सिंगल लाइन में लिखने का एक तरीका है कि आप सिंगल लाइन में इफ एल्स स्टेटमेंट को किस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो हमने पहले लिखा था एज वाला एग्जाम्पल, तो मैंने कहा भाई कि मैं एज का इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा ये लिखो कि अगर एज 18 से बड़ी है तो एलिजिबल, नहीं एलिजिबल। तो बोलूँगा कि रिजल्ट इज एलिजिबल इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एल्स नॉट एलिजिबल। तब देखो एक तरीके से आपने इफ एल्स को सिंगल लाइन में लिख दिया कि भाई आंसर एलिजिबल है अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, अदरवाइज नॉट एलिजिबल है। तो उसको आपने एक सिंगल लाइन में लिख दिया और अब आप उसको प्रिंट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो अ वे जिसमें कि आप लिख सकते हो टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो यार ये था आपका कंट्रोल स्टेटमेंट। तो अगर हम बहुत ब्रीफ में पढ़ रहे हैं चीज़ों को, बिकॉज हमारा एजेंडा पाइथन पढ़ने का नहीं है, पाइथन का जो बेसिक्स का रिवीजन है काइंड ऑफ प्रीरिक्विजिट है, क्योंकि जो डीएसए हम लोग आगे डीएसए पढ़ने वाले हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं, एल्गोरिथम्स पढ़ने वाले हैं,
वो जितनी भी चीज़ें हैं उनको पढ़ने के लिए आपको इतनी बेसिक पाइथन आनी चाहिए। तो आई थॉट कि एक रिवीजन टाइप का कर लें। अगर आपको स्टिल पूरे पाइथन को करना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक पूरी पाइथन की सीरीज पड़ी हुई है जहाँ पर आप डिटेल से पाइथन को पढ़ सकते हो, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट है यार लूप्स। अब लूप क्या होता है? देखो, लूप्स यूज होती है जब हमें किसी भी चीज़ को रिपीट करना होता है बार बार। जब भी कोई रिपीटिशन आता है ना, वहाँ पर आपका लूप का यूज होता है। जैसे कि दो तरह की लूप होती है। पहली होती है फॉर लूप, दूसरी होती है व्हाइल लूप। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप। फर्स्ट इज फॉर लूप, सेकंड इज व्हाइल लूप। समझते हैं यार कि फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो, पहले व्हाइल लूप समझते हैं। व्हाइल लूप में क्या होता है कि आप एक कंडीशन देते हो लूप के अंदर, यू गिव अ कंडीशन। ठीक है, यू गिव अ कंडीशन एंड जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है तब तक आप कुछ भी चीज एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई i इज इक्वल टू 0 एंड वाइल i इज लेस देन 5 प्रिंट i प्लस 1। इसमें मैं एंड स्पेस डाल देता हूँ, सेम लाइन में आ जाए। तो मैं प्रिंट करूंगा तो क्या होगा कि i 0 से स्टार्ट करेगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, और जैसे ही 5 होगा वैसे रुक जाएगा, प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मैं लिखा वाइल i इज लेस देन 5। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ही हम लोग उसको लिखते हैं। तो ये देखिए 0 से लेके 4 तक प्रिंट हो गया। ठीक है, तो डोंट वरी यार, हम इन जितने भी लूप्स हैं ना, लूप हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, उनके सारे के बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स, असाइनमेंट्स वी हैव इन आवर बकेट, जो कि आज की वीडियो में करने वाले हैं। अभी तो हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं, साथ में कुछ लीड कोडेड प्रॉब्लम्स है जो हम सॉल्व करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टे इन द वीडियो, लास्ट तक रहो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़िया। तो ये आपका व्हाइल लूप होता है। यहाँ पे आप कंडीशन देते हो और जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है तब तक आप उसको प्रिंट करते हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यार आते हैं नेक्स्ट, जो कि है फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप में क्या होता है कि आपके पास एक आइटरेबल दिया होता है, एक लिस्ट दे रखी होती है। तो हमने अभी तक लिस्ट नहीं पढ़ा है, तो हम लोग वैसे तो बहुत ज़्यादा फॉर लूप का यूज़ नहीं करेंगे। वैसे आज की कुछ जो हमारे असाइनमेंट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं लिस्ट का यूज़ आएगा। आई होप को लिस्ट पता होता है क्या होती है लिस्ट, मतलब कुछ नंबर्स का सेट। ठीक है, एज अ एरे। तो अगर आपको उनके ट्रैवर्स करना, आप लोग फॉर लूप का यूज़ कर सकते हो। आप लिख सकते हो फॉर आई इन लिस्ट 1। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप जो ये लिस्ट 1 है इसके सारे एलिमेंट्स के थ्रू आइट्रेट कर रहे हो और आप उन्हें प्रिंट कर सकते हो। तो जैसे 3 3 5 2 1, तो आप उनको एक सीक्वेंस में प्रिंट कर सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर लूप। ठीक है, या आप चाहो तो उसको आप एक सिंगल लाइन में प्रिंट कर सकते हो, 3 3 5 2 1, इस तरीके से। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है यार, रेंज फंक्शन, जो मैं बात करूंगा। तो देखो, रेंज फंक्शन क्या होता है यार, कि रेंज फंक्शन आपको कुछ रेंज ऑफ नंबर्स देने के हेल्प आता है, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आपके पाइथन में। मान लो आपको मैं बोलूँगा आपको भाई 1 से लेके 10 तक के नंबर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको उन्हें प्रिंट करना, तो आप क्या करोगे? तो आप लिख सकते हो रेंज ऑफ 1,11। 1,11 क्यों? क्योंकि जो रेंज है वो यहाँ से स्टार्ट करता है और जो एंड है ना, ये एंड नंबर है, उससे पहले तक प्रिंट करता है। तो आपका जो रेंज फंक्शन है वो स्टार्ट से लेके एंड -1 तक ही प्रिंट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट्स से फॉर आई इन रेंज 1,11, तो वो जो आपका आई है वो सिर्फ 1 से लेके 10 तक ही प्रिंट करेगा, 11 नहीं लेता है। मान लो मैं लिखता हूँ 5,11, तो 5 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता हूँ। ठीक है, फिर मान लो इसमें एक स्टेप भी होता है। मान लो आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है 1 से लेकर 10 तक, बट विद द गैप ऑफ 2, जैसे 1 3 5 7 9, इस तरीके से। तो आप रेंज में एक स्टेप भी दे सकते हो कि भाई क्या करो, आप 1 से स्टार्ट करो और हर बार +2 करो। तो 1 +2 3 +2 5, इस तरीके से। तो आप उस तरीके से भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ रेंज फंक्शन। उसके बाद इफ यू वांटेड कि नेगेटिव ऑर्डर में प्रिंट करना, वो भी कर सकते हो। मान लो आपको क्या करना है, मैंने बोला आप क्या करो, आप 20 से स्टार्ट करो, आपको मतलब प्रिंट करना है 1 तक, तो आप यहाँ लिखोगे 0, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे इसके पहले रुक जाता है तो निगेटिव में इसके ऊपर रुक जाता है। तो ये आपका 20 से लेके 1 तक चलेगा, और मैंने लिख दिया -1। मतलब 20 से स्टार्ट करोगे -1, 19 18 17 16 15 14 करते करते 1 तक प्रिंट हो जाएगा, 0 नहीं होगा प्रिंट।
और यहीं पे अगर मैं मान लो लिख दूं -3 तो -3 होता रहेगा, समझ रहे हो? 20 -3 17 -3 14 -3 11 इस तरीके से। तो रेंज फंक्शन काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर आप एक रेंज के नंबर्स को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कितना डिफरेंस चाहिए आपको, ये सारी चीजें आप वहां पर दिखा सकते हो, डिनोट कर सकते हो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसका हम यूज करेंगे, ठीक है? तो यार ये तो था हमारा वाइल और फॉर लूप। एज आई टोल्ड यार, ये ऐसा नहीं कि हम लोग लास्ट बार पढ़ रहे हैं, इन सारी चीजों का यूज हम लोग पूरे पाइथन में, पूरे डीएसए विद पाइथन में करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फिर आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि आज का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो है फंक्शंस। अब यार देखो, फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन आर बेसिकली सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है? तो पाइथन में फंक्शन को क्रिएट करने के लिए सिंटैक्स होता है, आप डेफ कीवर्ड का यूज करते हो, फिर आप फंक्शन का नाम देते हो, यू गिव द फंक्शन नेम, उसके बाद आप कुछ पैरामीटर्स देते हो, यू गिव द पैरामीटर्स, एंड देन यू राइट द फंक्शन कोड। उसके बाद आप फंक्शन में कोड लिखते हो, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ फंक्शन, लेट्स से एक फंक्शन है तो प्रिंट द नेम, तो मैं यहाँ पे नेम पास कर दूंगा, तो ये फंक्शन क्या करेगा? फंक्शन मेरा नाम प्रिंट करेगा। तो ऑब्वियसली मतलब ऐसा कोई इस फंक्शन में कोई लॉजिक नहीं है ऐसे फंक्शन लिखने का, आप डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते थे, बट जस्ट फॉर शोइंग यू, ठीक है? या मान लो आपको एक फंक्शन लिखना है जो कि दो नंबर्स को ऐड करे, मान लो मैंने फंक्शन लिखा a, b, ऐड टू नंबर्स, तो ये फंक्शन क्या करेगा? ये दो नंबर्स को ऐड करेगा, उनका सम निकालेगा और फिर वो सम रिटर्न कर सकता है, मतलब प्रिंट भी कर सकते हो आप, या आप कुछ आंसर रिटर्न भी कर सकते हो। तो मान लो मैंने बोला कि भाई ऐड टू नंबर्स 4, 7, तो जो भी इनका सम होगा वो ये फंक्शन रिटर्न कर देगा, आपको एक आंसर वेरिएबल में दे देगा, जिसको फिर आप लोग प्रिंट कर सकते हो, ठीक है? तो ये भी काम करता है, ठीक है? तो इस तरीके से भी हम लोग जो हमारा फंक्शन है उसे यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन में लोग बहुत सारे फंक्शन लिखेंगे थ्रू आउट द डीएसए विद पाइथन सीरीज में, हम बहुत सारे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, फंक्शंस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग रिकर्जन पढ़ने वाले हैं। रिकर्जन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि फंक्शन की हेल्प से यूज होता है, ठीक है? बट यार दैट इज व्हाट फंक्शन इज, ठीक है? तो यार हमने बेसिक चीजें सारी पढ़ ली जो हमने आज के लेक्चर के लिए प्लान किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्टार्ट। अगर आप देखो तो हमने ये समझ लिया कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, वेरिएबल, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कमेंट्स, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट, उसके बाद में कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप्स एंड फंक्शंस। अब जो हमारा नेक्स्ट एजेंडा है वो है प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ गुड प्रॉब्लम, जिसमें कि आपको जितना भी बेसिक हमने पढ़ा ना, वो भले कंट्रोल स्टेटमेंट्स हो, लूप्स हो, फंक्शंस हो, उन सब की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी भाई कैसे हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो आपके आने वाले लेक्चर्स हैं वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाए, ठीक है? तो ये मेरा एजेंडा है और ये आपके सारे क्या बोलते हैं हमारे टॉपिक्स थे आज के इस वीडियो के। तो नाउ फाइनली थ्योरी पार्ट पूरा कवर हो चुका है। लेट्स नाउ फाइनली स्टार्ट विद द प्रैक्टिस पार्ट, प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम। ओके, चलो बढ़िया। सो यार आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम लीड कोड, जिसमें कि इफ एल्स का, कंट्रोल स्टेटमेंट्स का, लूप्स का काफी कॉम्बिनेशन है, तो इससे आपकी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी इन सारे कॉन्सेप्ट्स की। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको एक लिस्ट दे रखी है जिसमें कि बेसिकली लिस्ट आपको बनानी है जहां पर आपको 1 से लेके n तक के जो नंबर्स हैं उनमें हर नंबर के लिए पता करना है कि कौन सा नंबर फिज है, कौन सा नंबर बज है और कौन सा नंबर फिज बज है, ठीक है? तो कैसे पता करेंगे यार? तो होता क्या है कि जो नंबर 3 से और 5 से दोनों से डिविजिबल होते हैं उनको हम लोग फिज बज नंबर बोलते हैं। जो नंबर सिर्फ 3 से डिविजिबल होता है उसको हम बोलते हैं फिज। जो नंबर 5 से डिविजिबल होता है उसको हम बोलते हैं बज। और जो नंबर दोनों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं होता उसको उसमें हम लोग सिर्फ एक नंबर को दे देते हैं। जैसे अगर हम 3 की बात करें या हम कोई बड़ा 5 मान लें, तो देखो आप जैसे मान लो हमने नंबर लिया लेट्स से 15, ठीक है? तो हम पहले 1 की बात करें तो 1 ना तो फिज है ना तो बज है, तो उसमें आपको 1 मिल जाएगा आंसर में एज ए स्ट्रिंग। 2 की बात करें, 2 भी कुछ नहीं है, ना फिज है ना बज है। 3 की बात करें तो 3 जो है वो सिर्फ 3 से डिविजिबल है, 4 से 5 से डिविजिबल नहीं है, तो ये एक फिज नंबर है।
फिर 4 की बात करें, ये भी कोई फिज बज नंबर नहीं है। अब जो 5 है वो एक बज नंबर है क्योंकि वो सिर्फ 5 से डिविजिबल है, देख रहे हो आप, ठीक है। ऐसे ही जो 6 है वो भी एक फिज नंबर है, क्यों? क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है। तो जो नंबर सिर्फ 3 से डिविजिबल है वो फिज है, जो नंबर 5 से डिविजिबल है वो बज है, और जो नंबर दोनों से डिविजिबल है वो, जैसे 15, तो वो फिज बज है। बात समझ में आई? वो फिज बज है। ओके, बढ़िया। अब यार देखो, हमें पता करना है कि हमें नंबर 1 से लेके n तक दे रखे हैं, और हर नंबर के लिए हमें ये निकालना है कि कौन सा नंबर फिज बज है, कौन सा नंबर बज है, कौन सा नंबर फिज है, और जो कुछ नहीं है हमें वो नंबर दे देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे यार? हम सबसे पहले तो 1 से लेके n तक की एक लूप चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? तो हम लिखेंगे फॉर आई इन, अच्छा जावास्क्रिप्ट है क्या? जावास्क्रिप्ट का कोड है, पाइथन में करते हैं। हाँ, तो लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 1 n प्लस 1। अब 1 n प्लस 1 का मतलब क्या होता है कि आपकी जो लूप है ये 1 से लेके n तक चलेगी, 1 से लेके n तक चलेगी, ठीक है। अब हर नंबर में चेक करते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे इफ I is divisible by 3 also and if I is divisible by 5 also, अगर I 3 से भी डिविजिबल है और अगर I 5 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब कि वो एक फिज बज नंबर है। तो हम यहाँ पे आंसर ले लेंगे जिसमें कि हम पूरा हमारे स्टोर करेंगे। तो अगर कोई भी नंबर दोनों से डिविजिबल है तो हम लिख देंगे आंसर डॉट अपेंड। अपेंड यूज होता है आपके पाइथन में फिज बज, जैसा ये लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। पर मान लो एक नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल नहीं है बट 3 से डिविजिबल है, तो उसके केस में हम लिखेंगे फिज बज। एल्स अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, तो हम लिखेंगे सिर्फ बस। और अगर वो नंबर दोनों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो हम लिखेंगे सिंपली आई स्ट्रिंग के फॉर्म में, और लास्ट में हम उसको रिटर्न कर देंगे हमारे आंसर। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इस प्रॉब्लम में। So let's see, I have run the code, so you can see the code is executed and now we can submit it. ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपका कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, और हर नंबर के लिए हम पता कर रहे हैं कि कौन सा नंबर फेज है, कौन सा नंबर बज है, और कौन सा नंबर फेज बज है, कोई भी नहीं है, ठीक है। क्या पहला प्रॉब्लम है यहाँ पे आप देखो तो आपका सिंपली फॉर लूप और इफ एल्स से काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है, नाइस। अगले पे आते हैं। तो नेक्स्ट ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है, काइंड ऑफ मैथ्स का प्रॉब्लम है। ये आपसे बोल रहा है कि आपको काउंट करना है कि कितने ऑड नंबर हैं बिटवीन अ इंटरवल रेंज। तो आपको एक इंटरवल रेंज दे रखी है, आपको ये पता करना है कि उस रेंज के बीच में कितने ऑड नंबर प्रेजेंट हैं, ठीक। अब ये थोड़ा सा लॉजिकल प्रॉब्लम है। मान लो आपको रेंज दे रखी है 3 से लेके 5। मान लो आपको जो यहाँ पर लो दे रखा है, तो लो आपको दे रखा है 3, और जो हाई दे रखा है वो दे रखा है 7। तो 3 से लेके 7 के बीच में कितने ऑड नंबर्स हैं? 3 है, 5 है और 7 है। अब ये निकालो कैसे? देखो होता क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, हम पहले ये निकाल सकते हैं कि भाई हमें पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, क्या वो खुद भी ऑड है? क्योंकि अगर वो खुद ऑड होंगे तो सीन अलग बनेगा, अगर उनमें से कोई एक ऑड होगा तो सीन अलग बनेगा, दोनों ऑड नहीं होंगे तो सीन अलग बनेगा। सबके लिए टेस्ट कर लो, ठीक है। अब मान लेते हैं पहला केस लेते हैं। पहला केस मान लो आ गया आपका कि जो लो है वो है 3 और हाई है 11, मतलब दोनों ऑड है। इस केस में कितने ऑड नंबर आएंगे इनके बीच में? तो एक 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 है, 11, 5 ऑड नंबर है, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर आपका लो 3 है बट हाई आपका 10 है, मतलब एक ऑड है एक इवन, तब कितने आएंगे? तो आप देखो एक 3 आया, एक 5 आया, एक 7, एक 9, इस तरीके से है, ठीक है। अब यहां पर मान लेते हैं कि आपका लो भी 4 है और हाई भी 10 है, मतलब दोनों ही आपके इवन नंबर्स हैं। इस केस में आपके पास सिर्फ 5, 7 और 9 आएगा। अब कैसे काउंट कर सकते हो? देखो देखना, अगर आपके पास दोनों ही नंबर इवन है, मतलब उनके बीच के जो नंबर हैं वहीं पे ऑड नंबर आएंगे। अगर आपके दोनों इवन है तो क्या कर सकते हो आप इस केस में? इस केस में आप क्या कर सकते हो कि आपके जो भी दोनों इवन नंबर है उनका डिफरेंस निकालो। जैसे यहाँ पे आप देखो तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 6। तब लोग अभिनव यार अगर डिफरेंस 6 है तो बहुत ईजी है, जस्ट उनको 2 से डिवाइड कर दो। तो डिफरेंस अगर 6 है तो मतलब 6/2, 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है,
ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है तो वो समझते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होगा हमेशा? फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपका देखो लो 4 है और हाई 10 है, तो आप समझ लो भाई डिफरेंस 6 है, 6/2 3 आपके यहाँ पर आ रहे हैं बीच में, राइट, जो भी ऑड नंबर्स हैं। पर मान लो आपका लो होता 6 और हाई होता, मतलब सॉरी, हाई होता 8, ठीक है, तो भी आपका सही होता, तो बीच में एक आपका आता, मतलब डिफरेंस 2 और 2/1 इज 1। बट ऐसा सिर्फ तभी होगा जब आपके केस दोनों इवन है। तो अगर दोनों इवन है तो आपका ये केस बन रहा है कि आप डिफरेंस निकालो और बाय 2 करो। अब अगर आपके पास एक ऑड है तो क्या होगा? अगर एक और तो अलग केस बनेगा। तो यार अब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं निकल सकता इसमें कि सारे ही केसेस में आपके इक्वल मतलब सेम फॉर्मूला लगे कि कौन इवन है कौन ऑड है, उससे फर्क ही ना पड़े। ऐसा हो सकता है। देखो हमें क्या करना है, हमें लो से लेकर हाई के बीच में, जिसमें कि लो और हाई भी इंक्लूड होंगे, उतने ऑड नंबर बताने हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई 0 से लेके 1 से लेके हाई तक कितने ऑड नंबर हैं, तो उसमें से हम लोग लो के पहले के जितने भी नंबर हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि एक नंबर तक कितने ऑड नंबर है, कैसे निकालें। मान लो आपको नंबर दे रखा है, 10, आपसे कोई पूछे कि 10 तक कितने ऑड नंबर हैं, तो कितने होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, मतलब 5 ऑड नंबर। अब बोलोगे अभिनव सिंपली n/2 कर लो, बट ये सही नहीं है। मान लो अगर n11 हो, तो अगर n11 है, अच्छा सॉरी 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 मैं क्या कर रहा हूँ, गलत लिख दिया। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 5 होंगे। तब लोग अभिनव कि n/2 ऑड नंबर होते हैं n तक। बट मान लो अगर n11 है, तो अगर n11 है तो n/2 नहीं होंगे, तो आपके पास 1 3 5 7 9 और 11 भी आ जाएगा, 6 ऑड नंबर हो जाएंगे। तो जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है कि अगर आपको 1 से लेके n तक के सारे ऑड नंबर चाहिए तो वो होते हैं n+1/2। तो मतलब अगर हम निकालें कि भाई 1 से लेके हाई तक कितने ऑड नंबर होंगे, 1 से लेके हाई तक, समझ रहे हो, 1 से लेके हाई तक कितने ऑड नंबर होंगे, सो आई विल से देयर विल बी हाई +1 डिवाइडेड बाय 2। एंड हम लोग फ्लोट डिवीजन करेंगे। अच्छा ये फिर से जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो इतने ऑड नंबर होंगे 1 से लेके हाई तक। अब हमें 1 से लेके हाई तक नहीं लेना है, हमें लो से लेके हाई तक चाहिए, मतलब लो के पहले जितने भी ऑड नंबर है, मतलब कि 1 से लेके लो -1 तक के जितने भी ऑड नंबर है वो हमें सब्ट्रैक्ट करनी है। तो मैंने क्या बोला था, इन जनरल जो फॉर्मूला वो ये है कि अगर आपको 1 से लेके n तक के ऑड नंबर चाहिए तो उसका फॉर्मूला है कि n+1/2 होते हैं। तो अगर हमें 1 से लेके लो -1 तक के ऑड नंबर चाहिए तो वो हो जाएंगे लो/2, क्योंकि लो -1 जब यहाँ रखोगे तो लो/2 हो जाएगा, मतलब 1 से लेके लो -1 तक में लो/2 ऑड नंबर आएंगे। तो अगर हम टोटल ऑड नंबर से 1 से लेके हाई वाले में से अगर हम लो/2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो ऑड नंबर्स आ जाएंगे जो लो से लेके हाई के बीच में पड़ते हैं, और उसको हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पर लॉजिक निकल के आएगा, और ये लॉजिक सबके लिए काम करेगा। भले ही तो ये एक तरीका हो सकता है सोचने का कि भाई अगर दोनों ऑर्डर दोनों इवन है, एक तरीका हो सकता है, पर ये एक ऐसा फॉर्मूला जो कि सारे केसेस के लिए अप्लाई होगा। कोई भी ऑर्डर कोई भी इवन फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए केस चल जाएगा, एंड यू गॉट द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपका बहुत ही बेसिक एक सिंपल ऑपरेटर्स के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है, जो मैंने लिया। तो आज हम लोग बेसिक क्वेश्चन ही करने वाले हैं, बहुत एडवांस बहुत हाई क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी नंबर्स आर स्मॉलर देन द करंट नंबर। तो ये एक जो है नेस्टेड लूप का क्वेश्चन है। तो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक लिस्ट दे रखी है और इस लिस्ट में ऐसे एक नंबर है, उससे स्मॉल कितने नंबर हैं, ठीक है, ये आपको निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी लिस्ट ये है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी लिस्ट कुछ इस तरीके से दे रखी है कि भाई 8 है, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 5 नंबर है उस लिस्ट में, 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 नंबर है। तो और आपको ये पता करना है कि एक नंबर के लिए उससे छोटे कितने नंबर हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर स्मॉल इन द करेंट नंबर, और ऐसा आपको हर नंबर के लिए बताना है। फॉर एग्जांपल बात करें 8 के लिए, तो 8 के लिए इससे छोटे कितने नंबर है, 4 हैं।
आई थिंक स्मॉलर निकालना, इक्वल भी नहीं निकालना, हाँ स्मॉलर। तब देखो 8 के लिए उससे छोटे 4 नंबर, तो हमने 4 लिख दिया। अब 1 के लिए उससे छोटे कितने हैं, तो 1 से छोटा कोई भी नहीं है तो 0 लिख दिया। 2 से छोटा एक नंबर है, इस 2 से छोटा भी एक नंबर है, और 3 से छोटे 3 नंबर है, ये 3। तो आपको जो आंसर होगा वो आएगा 40113। यू कैन सी हियर। अभी आप करोगे कैसे, देखो इसको करने का एक तरीका है यूजिंग हैशिंग डिक्शनरी, जो हम अभी हमको नहीं पता डिक्शनरी क्या होता है, कैसे करना नहीं पता, हम बाद में समझेंगे। अभी तो भाई ब्रूट फोर्स तरीके से, सबसे सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हम लोग नेस्टेड लूप लेंगे। तो हम क्या करेंगे, मान लो पहले हम इस नंबर को लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से पूरे एरे में आइट्रेट करेंगे और वो सारे नंबर्स काउंट करेंगे जो इससे छोटे थे। तो हमने क्या किया, मान लो हमने पहले अपना करंट नंबर लिया, हमने कहा फॉर आई इन नम्स। तो हम क्या करेंगे, ये जो आई है ये हमारे हर नंबर के थ्रू आइट्रेट करेगा। जो हमारा आई है वो जितने भी नंबर्स हैं इस एरे में उन सबके थ्रू आइट्रेट करेगा, पहले यहां होगा और फिर सब में आइट्रेट करेगा। अब हर आई के लिए भी हम आइट्रेट करेंगे कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो उससे छोटे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो पहले तो हम एक आंसर एरे बना लेंगे जिसमें इनिशियली हम सबके लिए 0 मान के चलेंगे, और इसका साइज क्या होगा, उसका साइज होगा जो लेंथ है आपकी नम्स की। तो जितने लेंथ नम्स की है उतने ही साइज के हम एक एरे बना देंगे आंसर नाम से, जो कि 0 0 होगी इनिशियली 0 0 होगी, ठीक है। अब मान लो हमें 8 मिला, ठीक है। अब हमें निकालना है कि 8 से छोटे कितने नंबर हैं। तो आप एक और लूप चलाओ यहाँ पर जे नाम की, ठीक है, जे नाम की। और आप क्या करो कि अच्छा इसमें एक चीज और भी है कि अगर हम एरे नाम बना लेंगे पहले से, तो हम दो तरीके होता है आइट्रेट करने के। एक होते हैं इंडेक्स के बेसिस पे, एक होता है वैल्यूज को आइट्रेट करना। यहाँ पे हम वैल्यूज को आइट्रेट कर रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम आंसर को इनिशियली एम्प्टी मानते हैं और यहाँ पे काउंट ले लेते हैं 0। तो जितने भी ऐसे नंबर मिलेंगे जो कि आई से छोटे होंगे, तो अगर जे आई से छोटा है तो हमने क्या किया, हमने एक नंबर आई लिया। अब हम फिर से पूरे एरे में जा रहे हैं और जो भी नंबर आई से हमें छोटा मिलता है हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे, और जितने भी वैसे नंबर मिलेंगे हम लास्ट में उसको हमारे आंसर में अपेंड कर देंगे। तो क्या होगा, जब 8 आएगा तो ऐसे 4 नंबर मिलेंगे, तो सी हो जाएगा 4, आंसर में आ जाएगा 4। 1 के लिए कोई भी नहीं होगा तो 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा और लास्ट में आप अपने आंसर को यहाँ पर रिटर्न कर सकते। दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन, दैट्स इट एंड यू कैन सबमिट नाउ, ठीक है। ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड यू कैन गेट दिस प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपको एक तरीके से नेस्टेड लूप का आइडिया मैंने दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यार थोड़ा सा और ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, वाइल लूप का प्रॉब्लम है ये। देखो पहले समझते हैं कि आप वाइल लूप की हेल्प से किस तरीके से एक गिवन नंबर की डिजिट्स निकाल सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट। तो मान लो आपके पास एक नंबर दे रखा है, ठीक है। मान लो आपके पास एक नंबर दे रखा है n 5183। आपको क्या करना है, आपको इस नंबर के डिजिट्स का लेट्स से सम निकालना है, डिजिट्स को अलग अलग प्रिंट करना है, कुछ भी कर सकते हो, वो करना है, ठीक है। कैसे करोगे, उसके लिए वाइल लूप यूज होता है। आप लिखोगे यहाँ पे, मैं कोड करता हूँ, तब लिखोगे लेट्स से n is 5183 जो भी था, ठीक है। लिखेंगे वाइल n is greater than 0, जब तक n 0 से बड़ा है आप क्या करोगे, आप n का रिमाइंडर निकालोगे 10 से। तो जब भी आप किसी नंबर का 10 से रिमाइंडर निकालते हो तो उसकी लास्ट डिजिट मिलती है, फिर आप उस लास्ट डिजिट को प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करना चाहो प्रिंट कर लो, ऐड करना चाहो ऐड कर लो, और फिर आप उसको आपके नंबर से हटा दो। कैसे हटाओगे, आप उस नंबर को 10 से डिवाइड कर दोगे। तो आप 10 से डिवाइड करोगे तो डिजिट वहां से हट जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप देखो आपके नंबर की सारी डिजिट्स रिवर्स मैनर में एक्चुअली में प्रिंट हो जाती हैं, रिवर्स मैनर में प्रिंट हो जाती है। कैसे रिवर्स में प्रिंट होगी समझना। तो मैं कोड यहाँ से लेता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कोड कैसे काम कर रहा है, तो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुल, ठीक है। तो ये आपका नंबर था जो हमने यहाँ पे लिया हुआ था, ठीक है। देखो पहले क्या होगा, पहले आपका नंबर 5183 है, ठीक है। क्या करोगे आप,
आप पहले उसका रिमाइंडर निकाल दो, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर आया सबसे पहले 3 आया, क्योंकि n मॉडुलस 10 क्या होगा, अगर इसका मॉडुलस 10 से करो तो 3 आएगा, 3 आ गया आर में। फिर आपने उस 3 को प्रिंट कर दिया तो 3 आपका प्रिंट हो गया। फिर आपने नंबर को 10 से डिवाइड कर दिया, तो नंबर आपका 10 से डिवाइड हो गया, फाइनल आया 518, ठीक है। चलो फिर क्या होगा, फिर आप फिर से ऊपर, अभी लूप चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक आपका जो n है वो 0 से बड़ा है, तब तक ये लूप आपकी चलती रहेगी, ठीक है। अब फिर से आपने रिमाइंडर निकाला, अब रिमाइंडर आया 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया 8 प्रिंट हो गया, और फिर आपने फिर से 10 से डिवाइड कर दिया, अब बचा 5 और 1, फिर रिमाइंडर आया 1 प्रिंट हुआ, फिर 10 से डिवाइड किया बचा 5, रिमाइंडर आया 5, अब 10 से डिवाइड करोगे बचेगा 0, तो आपका फाइनली लूप रुक जाएगा। तो इस तरीके से आप एक नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं उनको प्रिंट कर सकते हो, या फिर हम कह सकते हो उनका सम निकाल सकते हो, जो भी आप चाहो। अगर यहीं भी आपसे कोई बोलता कि आप डिजिट्स का सम निकालो, तब क्या करते हैं, यहाँ पे आप सम वेरिएबल ले लेते एक 0, ठीक है, और इस r को उसमें ऐड करते जाते हैं और फिर लास्ट में प्रिंट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप सम भी निकाल सकते हो। पर हमारा प्रॉब्लम थोड़ा अलग है। हमारा प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि आपको एक नंबर दे रखा है और आपको उस नंबर में ये काउंट करना है कि उस नंबर की कितनी ऐसी डिजिट्स हैं जो उस नंबर को खुद डिवाइड कर पाएंगी। जैसे मान लो नंबर 7 है, अब नंबर 7 में सिर्फ एक डिजिट है 7, अब 7 और 7 को डिवाइड कर ही लेगी, तो आपका आंसर होगा 1, ठीक है। अब मान लो नंबर है आपका 121, अब 121 में कितनी ऐसी डिजिट्स हैं जो उसको खुद को डिवाइड कर सकती हैं, तो 121 में 2 डिजिट्स हैं, एक है 1 ये वाला और एक है 1 ये वाला, तो 2 ऐसी डिजिट्स हैं जो उस नंबर को खुद डिवाइड कर सकती है, ठीक है। 2 नहीं कर सकता, देखो आप 121 को 2 डिवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ देखो, अब अगर आपका नंबर 1248 है तो इसमें 4 डिजिट है, 1 है 2 है 4 है 8 है, और अगर आप चेक करोगे तो ये सारों ही डिजिट उस नंबर को डिवाइड कर सकती है, ठीक है। अब ये बात आती है कि आप करोगे कैसे, तो सबसे पहले तो हमको पता है कि हम एक नंबर की डिजिट्स कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर हम डिजिट निकाल सकते हैं एक नंबर की, तो जैसे जैसे हमें डिजिट मिल रही, मान लो हमने डिजिट निकाला r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, तो वहीं पर हम चेक कर सकते हैं कि अगर ये r उस नंबर को टोटली डिवाइड कर पा रहा है तो हम काउंटर इंक्रीज कर सकते हैं। बट देखो एक यहाँ पे केस ये बनेगा कि तो जब भी आप डिजिट्स काउंट करते हो निकालते हो ना, तो आपका नंबर भी 10 से डिवाइड होता रहता है। तो अब क्या करो, आप ओरिजिनल नंबर को कभी चेंज ना करो, आप नया नंबर बना लो और उसको चेंज करो। कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखो आपको यहाँ पे एक नंबर दे रखा है, अब क्या करो, आप उसका एक टेम्परेरी नंबर बना लो जो कि उस नंबर के इक्वल होगा, ठीक है। अब आप इस टेम्परेरी नंबर की डिजिट्स एक एक करके निकालो। कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे while temp इज ग्रेटर देन 0, आप क्या करोगे, आप टेम्प्ट का रिमाइंडर 10 से निकालोगे, बेसिकली आप टेम्प्ट की लास्ट डिजिट निकालोगे, ठीक है। तो मान लो नंबर आपका जो भी था आपने उसकी लास्ट डिजिट निकाल ली। अब आपको चेक करना है क्या ये लास्ट डिजिट जो नंबर की है, क्या ये डिजिट नंबर को डिवाइड कर पा रही है। कैसे चेक करेंगे, तो इफ नंबर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 0, मतलब अगर उनका रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब डिवाइड कर पा रही, तो यहाँ पे हम एक आंसर ले लेंगे जिसको कि हम इंक्रीज कर देंगे कि भाई हमें एक डिजिट तो मिल गई, और फिर हमने वो रिमाइंडर ले लिया, तुम क्या करते हैं, हम उसको हमारे आंसर से मतलब टाइम से हटा भी देंगे, और लास्ट में जितनी भी डिजिट आएंगी उसको हम लोग रिटर्न मतलब आउटपुट देना। तो इस तरीके से हम लीड कोड सॉल्व करते हैं, हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अच्छा कुछ रॉन्ग आ गया क्या, ओके, ये तो हमेशा ही आपका 1 आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है। तो हमारे केस में, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर आंसर प्लस 1 लिख दिया है, आंसर प्लस इक्वल टू 1 लिखना होता है, ठीक है। सो ये एक चीज है, सबमिट करते हैं, डन, ठीक है। तो इस तरीके से तो प्रॉब्लम यहाँ भी वही था कि हम एक नंबर की सारी डिजिट्स निकाल रहे थे, पर उनमें से कौन सी डिजिट उस नंबर को डिवाइड कर पा रही है वो चेक करना। और क्योंकि जब डिजिट निकालते तो नंबर आपका डिलीट हो जाता है, डेप्रिकेट हो जाता है, तो हमने नंबर को टेम्परेरी निकाल डिजिट निकाली, ठीक है, उस नंबर को हमने इफेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन था, बहुत बढ़िया। अब ऐसा ही एक और प्रॉब्लम है, वो समझते हैं। तो यार आपको पता है पैलिंड्रोम क्या होता है, व्हाट इज अ पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम नंबर वो होता है जिसको अगर आप रिवर्स कर दो या अगर आप उसको लेफ्ट या राइट से पढ़ो तो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 121, ये पैलिंड्रोम है, यहां से भी 121, यहां से भी 121, या 15651, ये भी पैलिंड्रोम है, या फिर
5005, ये भी पैलिंड्रोम नंबर है, ठीक है। अब एक नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं कैसे पता करें? देखो बहुत तरीके हैं, कुछ तरीके हैं इसमें कि आप इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत अलग तरीके हैं। अभी हमको उतना पता ही नहीं है। अभी तुमको बेसिक फॉर लूप आती है, व्हाइल लूप आती है, इफ एल्स आता है, हमको उसी में सब कुछ करना है, करते हैं। क्या करेंगे हम एक नंबर को रिवर्स करेंगे। अब अभिनव भैया रिवर्स कैसे कर सकते हैं नंबर को? देखो सेम लॉजिक यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें नंबर दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल हमें नंबर दे रखा है 71317। हमें इसका रिवर्स करना है। रिवर्स कैसे कर सकते हैं नंबर का? देखो क्या कर सकते हैं हम, देखो बहुत सारे इनबिल्ट मेथड्स हैं पाइथन में, मैं मानता हूं, पर मैं उसको यूज नहीं करूंगा, वो तो आप यूज कर ही सकते हो। मैं लॉजिक बता रहा हूं। क्या करेंगे हम, सेम चीज करेंगे। हम इस नंबर का पहले टेम्प निकाल लेंगे ताकि उस ओरिजिनल नंबर में कोई भी चेंज ना हो, और हम एक रिवर्स बना लेंगे जो कि इनिशियली 0 होगा। इसमें हम लोग रिवर्स नंबर स्टोर करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे while tempt is greater than 0। बहुत बढ़िया, पता है। फिर हम रिमाइंडर निकालेंगे। चलो रिमाइंडर निकाला है, और रिमाइंडर निकालने के बाद में उसको हम हमारे टेम्प्ट से हटा भी देंगे। तुरंत हटा दो। क्या किया हमने एक रिमाइंडर निकाला, 7 आया, और वो हमारे टेम्प्ट से हट भी गया क्योंकि हमने 10 से डिवाइड कर दिया। अब इस रिमाइंडर को हमें डालना है इस रिवर्स वाले नंबर में, क्योंकि हम लास्ट डिजिट निकालेंगे टेम्प्ट के और उसको रिवर्स के आगे डाल देंगे। समझ रहे हो बात को? लास्ट डिजिट निकालेंगे और रिवर्स में डालना शुरू कर देंगे। कैसे करेंगे? अब रिवर्स में हम क्या करेंगे, हम रिवर्स वाले नंबर को पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें फिर हम इस रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, और प्लस 7 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7। अब 10 से मल्टीप्लाई हो गया, आगे समझोगे। अब फिर से रिपीट करो इस प्रोसेस को। अब क्या हुआ, अब रिमाइंडर आया आपका 1, अब रिमाइंडर आया आपका 1 और वहां से हट गया। अब जब हम इस 1 को यहाँ ऐड करेंगे, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते कि 7 + 1 8, तो पहले 10 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 होगा, तो हो जाएगा 71। तो 7 हुआ फिर 1 हुआ, ठीक है। आप चाहो तो उसको एज अ स्ट्रिंग भी बना सकते थे, बाद में कन्वर्ट कर लेते। मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज चलती रहेगी। अब आएगा 3, अब आएगा 3, ठीक है। अब तो 3 आया तो फिर सेम चीज हुई, 10 का मल्टीप्लाई हुआ, 3 ऐड हुआ, तो हो गया 713। फिर आएगा 1, तो 1 आया, तो 1 आएगा तो क्या होगा, फिर से 10 का मल्टीप्लाई हुआ और 1 ऐड हो गया, तो 7131। और फिर फाइनली आएगा 7, तो फिर क्या हुआ, 10 का मल्टीप्लाई हुआ और 7 ऐड हो गया, तो 71317। ठीक है। तो इस तरीके से आप एक नंबर को रिवर्स कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, जो ओरिजिनल नंबर था और रिवर्स नंबर था दोनों सेम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक पैलिंड्रोम नंबर, तो अगर रिवर्स करने के बाद में दोनों सेम आते हैं, मतलब ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। और मान लो अगर यहाँ पे मैं 1 2 3 4 लेता, तो वो रिवर्स होके आता 4 3 2 1, तो वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं था। ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे देखो, पहले तो एक टेम्प्ट ले लेंगे, या फिर से ये, ठीक है, पहले तो टेम्प्ट ले लेंगे x, ताकि अगर हम x को कोई चेंजेस ना करें, टेम्प्ट में चेंजेस करें, और एक रिवर्स ले लेंगे। ठीक है। अब लूप चलाएंगे कि भाई while tempt is greater than 0, जो यहाँ लिखा है एग्जैक्टली सेम चीज, जो यहाँ लिखा है सेम चीज करेंगे। ठीक है। अब बोलेंगे भाई कि रिमाइंडर निकालो टेम्प्ट से, और उसको हटा भी दो, अभी हटाओ बाद में हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम उसको रिवर्स में डाल देंगे। कैसे? रिवर्स में पहले मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, और फिर उसमें r को ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे आपके नंबर का रिवर्स आ जाएगा। अब लास्ट में आप बोल सकते हो अगर रिवर्स वाला नंबर ओरिजिनल नंबर के इक्वल है, मतलब कि आंसर है ट्रू, एल्स आंसर है फॉल्स। इवन अगर आप चाहो तो आप सिंपली ये चीज रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं वो भी आपको बुलियन वैल्यू देती है। तो अगर इक्वल होगा तो आएगा ट्रू, इक्वल नहीं होगा तो आएगा फॉल्स। दैट्स इट। ठीक है। तो रन करता हूं इसको, रन हो गया, सबमिट करते हैं। दैट्स इट। ठीक है। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर। तो यार ये भी आपका बहुत सिमिलर क्वेश्चन है,
जहां पर आपको एक नंबर दे रखा है, आपको उनकी डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन निकालना है और सम निकालना है, और दोनों को आपको फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है। हमको ऑलरेडी पता है कैसे निकालते हैं, आपको पता है ना। आपको अगर नंबर दे रखा हो तो हम इस तरीके से डिजिट निकाल के उनका सम निकाल सकते हैं। सेम चीज करनी है, पर एक चीज याद रखो, हम ओरिजिनल नंबर को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार हमको डिजिट से क्योंकि मतलब यहाँ पर आप चेंज भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको नंबर को एक ही बार यूज करना है, एक बार में आप आइटरेट कर सकते हो, पर मोस्टली हम ऐसा नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम टेम्प्ट निकाल लेंगे नंबर, ठीक है। अब देखो, या तो आप दो डिफरेंट लूप लिखो, एक में आप सम निकालो, एक में आप प्रोडक्ट निकालो। यहां पर आप एक ही लूप में कर सकते हो। तो हम एक सम वेरिएबल ले लेंगे 0 और एक ले लेंगे प्रोडक्ट वेरिएबल 1। देखो प्रोडक्ट 1 इसलिए लेंगे क्योंकि प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना है, अगर प्रोडक्ट इनिशियली 0 लेंगे तो 0 ही रहेगा हमेशा, ठीक है। अब लिखेंगे वाइल। अच्छा, बाय द वे जो सम है वो एक कीवर्ड है, वो एक फंक्शन है, तो उसको वैसे तो हम यूज नहीं करते हैं एज अ वेरिएबल, बट कर भी सकते हो, बट फिर आप एज अ फंक्शन यूज कर पाओगे। तो मैं सम, या इसको मैं कर देता हूँ, इसका और नाम होता है ना एड, एडिशन बोल देता हूँ, या सम अंडरस्कोर बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम बोलेंगे जब तक बड़ा है, व्हाट यू विल डू, यू विल गेट द रिमाइंडर एंड उसी समय आप डिलीट भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब सम करने के लिए आप क्या करोगे, सम में आर का ऐड करोगे और प्रोडक्ट में आप मल्टीप्लाई करोगे। तो आप एक ही लूप में क्या कर रहे हैं हम लोग, हम एक ही लूप में, अच्छा एक चीज मैंने नहीं देखी, इस वाले लूप में, पैलिंड्रोम वाले लूप में, जो निगेटिव नंबर्स हैं उनके लिए आंसर फॉल्स होगा, ऐसा बोला जा रहा है। अच्छा हाँ, तो वो चीज़ भी यहाँ पे कंसिडर हो ही जाएगी। आप चाहो तो उसको आप अलग से टेस्ट केस ले सकते हो कि अगर आपका निगेटिव नंबर है तो उसके लिए फॉल्स आ जाए, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप क्या करोगे कि आप सम निकाल रहे हो, प्रोडक्ट निकाल रहे हो, और फाइनल आउटपुट आपका होगा प्रोडक्ट माइनस सम। तो आप लास्ट में रिटर्न कर दोगे प्रोडक्ट माइनस सम, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, ठीक है। तो देखो, पहला वीडियो है तो मैंने सारे ही प्रॉब्लम्स बेसिक लिए हैं, क्योंकि पहला लेक्चर है, आप में से काफ़ी लोग बेसिक हो सकते हो, बिगनर हो सकते हो। मैंने कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं किया है, बहुत ही बेसिक तरीके से सारी चीज़ों को कवर किया है, ठीक है। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है ये। प्रॉब्लम से क्या बोल रहा है कि यार आपके पास कुछ बच्चे हैं, देयर आर सम किड्स, एन किड्स हैं, और उनके पास कुछ कैंडीज भी हैं, ठीक है, उनके पास कुछ कैंडीज हैं और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कैंडीज भी हैं। तो हर बच्चे के पास कुछ कैंडी है और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कैंडी है, जो आपको किसी एक बंदे को देना है, जो आपको उनमें से किसी एक बच्चे को देना है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको अगर आप वो एक्स्ट्रा कैंडी दे दो, सारी एक्स्ट्रा कैंडी किसी एक बच्चे को, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनमें से अगर आप उनमें से किसी भी एक को दे दोगे वो एक्स्ट्रा कैंडी, तो उसके पास सबसे ज्यादा कैंडी हो जाएंगी, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडी हो जाएंगी अमंग्स ऑल द किड। ये आपको पता करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके है, ठीक है। सो अगर आपके पास मान लो कैंडीज हैं 2 3 5 1 3, ठीक है। तो पहले तो आप ये पता कर लो कि अभी फिलहाल के ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडी कितनी है, मतलब अभी आपके जो जितनी भी कैंडीज उनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सी है। तो करेंटली जो आपकी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडी है, या बोल सकता हूँ मैक्स कैंडीज हैं अभी के लिए, वो है 5। कैसे निकालोगे, तो आप इस कैंडीज एरे का मैक्सिमम निकाल सकते हो, आप मैक्स फंक्शन भी यूज कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि अभी के लिए जो मैक्स कैंडीज हैं वो हैं जो भी सबका मैक्स हो, ठीक है। अब आपको ये निकालना है कि अगर आप इनमें से किसी भी एक चाइल्ड को ये एक्स्ट्रा कैंडी देते हो, तो ऐसे कितने चाइल्ड्स हैं जिनकी टोटल कैंडीज मैक्स कैंडी के इक्वल या फिर उससे बड़ी हो जाएंगी। देखो, अगर आप इस वाले को देते हो तो इसके पास अभी 2 है, 3 और आ जाएंगी तो 5 हो जाएंगी, और ये 5 एक्चुअली में मैक्स कैंडी है या उससे बड़ा, कुछ भी हो सकता है, मतलब इसके लिए ट्रू है आंसर। इसमें अगर ऐड करो 6 हो जाएगा, इसके लिए भी ट्रू है। इसमें ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा, इसके लिए भी ट्रू है। इसमें ऐड करोगे तो 4 ही रहेगा। तो अगर 4 है मतलब वो मैक्स कैंडीज छोटा, तो अगर मैक्स कैंडीज छोटा है मतलब फॉल्स, बड़ा है मतलब यहां पर भी वो बड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली हम आइट्रेट करेंगे हर एक बच्चे के थ्रू, अगर उसकी टोटल नंबर ऑफ कैंडी मैक्स कैंडी से बड़ी या इक्वल आ रही मतलब उसके लिए आंसर होगा ट्रू,
अदरवाइज होगा फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर अवेलेबल इसलिए एम्प्टी ले लेंगे, हम आइट्रेट करेंगे हर एक कैंडीज के थ्रू। तो अगर वो पर्टिकुलर कैंडी उस बंदे की प्लस एक्स्ट्रा कैंडीज अगर दोनों मिला के आपकी मैक्स कैंडीज से बड़ा या फिर इक्वल आ रहा है, मतलब आंसर है आपका इस बंदे के लिए ट्रू। एल्स आंसर क्या होगा? एल्स आंसर क्या होगा? अगर बड़ा नहीं है तो मतलब होगा, और फिर आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो। ठीक है, बाय द वे गाइस, अगर आपने पाइथन पढ़ा हो तो पाइथन में एक चीज होती है लिस्ट कंप्रीहेंशन, जहां पर एक्चुअली आप इस कोड को एक सिंगल लाइन में भी कर सकते हो। एक सिंगल लाइन में एग्जैक्टली वो कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूं। तो मतलब वो एक बहुत इंटरनली पाइथन की चीज है, तो मैंने आज कवर नहीं की क्योंकि हमारा एजेंडा डीएसए पढ़ने का सीरीज में। तो प्लीज अगर आपको पाइथन नहीं आते तो मैंने बोला पाइथन की ऑलरेडी एक सेपरेट सीरीज पढ़ी हुई, वहां से आप पाइथन पढ़ सकते हो। मैं आपको बताता हूँ। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड लिस्ट कंप्रीहेंशन। उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं आंसर इज इक्वल टू, तो आई विल राइट कि फॉर आई इन कैंडीज, तो हम हर एक कैंडी के थ्रू आइट्रेट करेंगे। ठीक है, और हम लिखेंगे कि ट्रू, क्या हम सीधे लिख सकते हैं कि फॉर आई इन ईच कैंडी रिटर्न इफ आई प्लस एक्स्ट्रा कैंडीज इज ग्रेटर एंड इक्वल टू मैक्स कैंडी। इवन मैक्स कैंडी भी हम यहां पर निकाल सकते हैं। तो आपकी सिंगल लाइनें बन गई। तो ये क्या करेगा कि ये आपके सारे कैंडीज के थ्रू गो थ्रू करेगा, और जो भी कैंडी प्लस एक्स्ट्रा कैंडी मैक्स कैंडी से बड़ा या फिर इक्वल है उनके लिए ट्रू आएगा। ओके, एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, जो जिसके लिए ट्रू है वो ट्रू देगा, इसके लिए फॉल्स है फॉल्स देगा। और आप चाहो तो डायरेक्टली यहां से उसको रिटर्न भी कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम हम इस तरीके से एक सिंगल लाइन में भी हो सकता है, एक सिंगल लाइन में भी हो सकता है। मैंने आपको बता दिया, ऐसा करेंगे नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बिगिनर्स के लिए उनको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, हम करेंगे इसको उसी तरीके से। इसमें में भी हो सकता है कि आपके हर आइट्रेशन में मैक्स भी काउंट हो सकता है कि टेली भी आ जाए। आई एम नॉट श्योर, वैसे आना नहीं चाहिए, हाँ नहीं आएगा, बट वो एक तरीका था सिंगल लाइन में करने का। ठीक है, तो पाइथन में यार इतने सारी इनबिल्ट चीजें होती हैं कि आप किसी भी चीज को बहुत कॉम्पैक्ट वे में लिख सकते हो, यही इसीलिए पाइथन इतना यूज होता है। ठीक है, बट या दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, ग्रेट। तो ठीक है यार, हमने काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए बेस्ड ऑन हमने जो कुछ भी आज पढ़ा लूप्स के ऊपर, व्हाइल लूप, फॉर लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट, सारे ही आई थिंक कॉन्सेप्ट कवर हो गए इन सारे प्रॉब्लम से आपके। ठीक है, और आई होप आपकी कि आपको जो भी पाइथन के रिक्वायरमेंट थी, पाइथन के बेसिक्स जो थे कॉन्सेप्ट, वो आपके काइंड ऑफ ब्रश अप हो गए होंगे, रिवाइज हो गए होंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर 1 था जिसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक पढ़ने वाले थे। आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं सीरीज के, उसमें हम लोग डीएसए को पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से, बहुत डेप्थ में। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, उनको पढ़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस पूरी सीरीज में फॉलो करो यार, हमें पूरी सीरीज में हमारे साथ रहो, एंड तक देखना। जितने एडवांस टॉपिक्स में डीएसए के डीपी ग्राफ, उनको भी हम पढ़ने वाले होंगे। सो डू फॉलो अस इन दिस होल सीरीज। ठीक है, मिलते हैं यार अपने अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी कोडिंग, सी यू सून, बाय।